क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। ये कहानी शुरू होती है लड़के से जिसे सिस्टम बहुत ताकतवर बनाता है। हत्या का इरादा पूरी तरह से किनबुए के भीतर समाहित हो चुका था और अब उस पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा। रक्त सागर की रक्त लहरें किनबुए के शरीर पर लगातार प्रहार करती रहीं। किनबुए रक्त सागर की सतह पर खड़ा था और रक्त की लहरों को अपने ऊपर टकराने दे रहा था। ताली बजाओ टिल्ड ताली बजाओ। होंगलियान ताली बजाते हुए किनबुए के पास आई और बोली, तुमने पहला कदम पार कर लिया है। किनबुए ने होंगलियान की ओर देखा और पूछा, अगला कदम क्या है? अप्रत्याशित रूप से होंगलियान ने शरारती इरादे से हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, लड़के, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ तो क्या मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगी। तुम मेरे स्वामी बनने के योग्य नहीं हो। इसके बाद रक्त सागर में मृत्यु की प्रतीक्षा करो। मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु का यही तरीका सोच समझकर चुना है। क्या तुम्हें ये पसंद है? ये शब्द सुनकर किनबुई काफी देर तक अवाक खड़ी रही। अचानक किनबुई जोर से हंस पड़ी, बहुत खुशी से। होंगलियान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो? किनबुई ने होंगलियान की ओर देखते हुए एक एक शब्द कहा, तुम सचमुच मेरे मरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तुम हमेशा अपने स्वामी को खा जाने के बारे में सोचते रहते हो। जब तुम मुझे इतना मरते देखना चाहते हो तो तुमने पहले 2 बार मेरी मदद क्यों की? अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो क्या तुम्हारी इच्छा बहुत पहले ही पूरी न हो गई होती? होंगलियान का चेहरा एकदम ठंडा था। उसने कहा, तुम सिर्फ मेरे हाथों मर सकते हो। जिस व्यक्ति को मैं शाशिंग होंगलियान मारना चाहता हूँ उसे मारने का अधिकार किसी और को नहीं है। किनबुई ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे आपकी मृत्यु का चुना हुआ तरीका बहुत पसंद आया, लेकिन आपके रवैये से मैं बहुत नाखुश हूँ। इसके अलावा मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपको निराश करना होगा। होंगलियान होंगलियान ने ताना मारते हुए कहा, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। मैं देखूंगी कि तुम इस स्थिति से कैसे निपटते हो। रक्त सागर के हमले में मर जाओ। होंगलियान के बोलने के बाद उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और रक्त सागर की ओर इशारा किया। रक्त सागर की लहरों से बने रक्त के तीर किनबुई की ओर चलाए गए। किनबुई अवचेतन रूप से शाशिंग ब्लेड को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह न के बराबर थी। किनबुई रक्त तीर के हमले से बचने के लिए हवा में उड़ना चाहती थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली बंधन उत्पन्न हुआ जिसने किनबुई के शरीर को रक्त सागर की सतह से मजबूती से बांध दिया। बेबस होकर किनबुई को मुड़कर दूर भागना पड़ा ताकि वह खून के तीरों के हमले से बच सके। टकराना। एक रक्त तीर किनबुई के शरीर को छूता हुआ रक्त सागर में जा गिरा, जिससे रक्त सागर में एक विशाल लहर उत्पन्न हो गई। लहरों से उत्पन्न झटके के कारण किनारे पर मौजूद किनबुई पलक झपकते ही रक्त सागर की सतह पर गिर पड़ी। किनबुई तेजी से उठ खड़ा हुआ और अपने पीछे से आ रहे खून के तीरों से बचने की कोशिश करने लगा। अंत में एक कदम की देरी हो गई। खून के तीरों से बचने के बावजूद कुछ तीर किनबुई के शरीर पर जा लगे। चे बैम चे चे बैम। रक्त से सने तीर किनबुई के शरीर से होकर गुजरे, जिससे कटोरे के आकार के कई छेद हो गए और फिर वे तुरंत गायब हो गए। किनबुई ने अपने शरीर पर कटोरे के आकार के छेदों को देखा। इन छेदों से खून नहीं बह रहा था और कुछ सांसों के बाद ये अपने आप ठीक हो गए। शरीर पर लगे सभी घाव ठीक हो जाने के बाद किनबुई को अपने शरीर में अचानक कमजोरी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से उबर कर आया हो। किनबुई ने इस बारे में सोचा और सब कुछ समझ लिया। इस समय होंगलियान द्वारा उसकी चेतना को रक्त सागर में खींच लिया गया था और उसका शरीर पूरी तरह से दिव्य विचारों से बना था। रक्त सागर में भी उसके शरीर के जल्दी ठीक होने का कारण भी दिव्य विचार ही थे। शरीर पर लगी चोटें दिव्य विचारों को क्षीण कर रही थी। जब दिव्य विचार समाप्त हो जाएंगे तब किनबुई की मृत्यु का समय आ जाएगा। किनबुई ने होंगलियान की ओर देखकर कहा, होंगलियान, बढ़िया तरीके, बढ़िया योजना। होंगलियान ने उदासीनता से कहा, क्या आपने इसे खोज लिया है? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसे खोजने में थोड़ी देर हो चुकी है? रक्त सागर के ऊपर घने रक्त के तीर संघनित हो गए, सभी किनबुई की ओर लक्षित थे। होंगलियान ने किनबुई की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ। स्विश स्विश स्विश। असंख्य रक्ततीजों ने ध्वनि विस्फोटों के साथ हवा को चीरते हुए किनबुई को मार डाला। किनबुई ने अपनी गति बढ़ाई और दूर भाग गया। होंगलियान की व्यंग्यात्मक आवाज किनबुई के कानों तक पहुंची और उसने कहा, क्या मेरी मदद के बिना तुम केवल शर्मिंदा होकर भाग सकते हो? या यूं कहें कि आप अब तक पूरी तरह से मेरी मदद से ही जीवित रह पाए हैं। मेरी मदद खोने के बाद तुम कचरे के समान हो गए हो। रक्त तीर के हमलों से बचते हुए किनबुई ने अपने मन में स्थिति को संभालने के तरीकों के बारे में तेजी से सोचना शुरू कर दिया। आकाश में होंगलियान के उपहास को सुनकर किनबुई दहाड़ा, शोर मचाओ। शाशिंग ब्लेड के बिना किनबुई की युद्ध शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। इस समय किनबुई को शाशिंग ब्लेड का अपने लिए महत्व गहराई से समझ में आया। वह होंगलियान के शब्दों का खंडन करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि होंगलियान ने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह से सत्य था और वह उसका खंडन करने में पूरी तरह समर्थ था। होंगलियान मुस्कुराई और नीचे भाग दौड़ कर रहे किनबुई की ओर देखा। लड़के, गुस्सा और ऊंची आवाज इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि तुम मरने वाले हो। अगर परलोक जैसा कुछ है तो अभी जो समय आपके पास है उसे संजो कर रखें। इस बारे में बात करते हुए होंगलियान ने आश्चर्य जताते हुए कहा, ओह, मुझे अभी याद आया, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी चेतना के सागर को बाहर पूरी तरह से कुचल दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी चेतना के सागर को कुचलने के लिए मुझे कौन सी विधि अपनानी चाहिए। मैं आत्मा के प्रकीर्णन का उपयोग करूंगा। आत्मा के बिखराव के तहत आपको मरने देना भी एक खूबसूरत बात है, जिसका उपयोग आप अक्सर दुश्मनों को मारने के लिए करते हैं। होंगलियान के दिल दहला देने वाले शब्दों को सुनकर इस क्षण किनबुई होंगलियान को आसमान से नीचे खींचने के लिए बेताब हो गया। होंगलियान का दिमाग खोलकर देखो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। किनबुई ने अपने शरीर पर संघनित हत्या के इरादे को देखा और उसके दिमाग में एक प्रेरणा कौंध गई। इतनी चिंता मत करो, चलो मरे हुए घोड़े के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह अभी भी जीवित हो। दिव्य विचारों ने पदार्थ में संघनित हत्या के इरादे को नियंत्रित किया और उसे लगातार संकुचित करना शुरू कर दिया।
किनबुई को शीघ्र ही बाधाओं का सामना करना पड़ा और हत्या की मंशा ने दिव्य विचारों के संपीड़न का पूरी ताकत से विरोध किया। जब दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में थे, तभी उसकी छाती पर मौजूद छोटी सी खून जैसी लाल तलवार से एक बार फिर शीतल आभा निकली। शीतल आभा किनबुई के दिव्य विचारों में विलीन हो गई और दिव्य विचार अचानक कई गुना आशीर्वादित हो गए। दिव्य विचारों के दबाव में हत्या करने की मंशा की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। कुछ सांसों के बाद दबी हुई हत्या की मंशा आकार लेने लगी। 1 दर्जन से अधिक सांसों के बाद किनबुई के सामने एक खून से लाल रंग का लंबा चाकू प्रकट हुआ। किनबुई ने खून से सना हुआ लंबा चाकू पकड़ लिया। वह मुड़ा और अपने पीछे मौजूद अनगिनत खून से लथपथ तीरों को मार गिराया। शाशेंग जुजुए। रक्त सागर में एक गोल चंद्रमा उदय हुआ। गोलाकार चंद्रमा ने सभी रक्त तीरों को घेर लिया और गोलाकार चंद्रमा के भीतर से रक्त के रंग के लंबे चाकू जैसे प्रेत संघनित हुए। गोल चंद्रमा में लंबे चाकू के आकार के प्रेत रक्त के तीरों से टकरा गए। क्लैंग क्लैंग, खटखट। गोल चंद्रमा गायब हो गया और किनबुई का पीछा करने वाले रक्त के तीर भी उसी समय गायब हो गए। किनबुई के हाथ में खून से सना लंबा चाकू देखकर होंग लियान के चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। तुमने ये कैसे किया? होंग लियान ने हैरानी से पूछा। किनबुई ने होंग लियान की ओर देखते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या मैं तुम्हारी मदद के बिना बेकार हूं या नहीं। शाशेंग सियो, शाशेंग जुजुए, शाशेंग तुलु, शाशेंग सानहुन। किनबुई को केंद्र बनाकर अंधकार में साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। रक्त सागर में एक रक्तचंद्र उदय हुआ जिसने होंग लियान को अपने घेरे में ले लिया। असंख्य रक्त रंजित लंबी चाकुनुमा आकृतियों ने होंग लियान पर हमला किया। दरार। किनबुई के शरीर के भीतर से एक तीखी आवाज आई और किनबुई पर रक्त सागर का बंधन अचानक गायब हो गया। लंबी छुरी पकड़े हुए किनबुई होंग लियान की ओर उड़ी। तेजी से कंपन करती हुई किलिंग ब्लेड ने रेड लोट्स की ओर वार किया। रेड लोट्स ने अविश्वास से किनबुई की ओर देखा। तुम सच में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? अगले ही पल किनबुई द्वारा उकसाए जाने पर रेड लोट्स की आंखों में क्रोध और हत्या का इरादा भर गया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आज अगर तुम मेरे कपड़ों का एक टुकड़ा भी काट सको तो मैं तुम्हें उत्तीर्ण मान लूंगा। मैं अब तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा और मैं तुम्हें तुरंत किलिंग ब्लेड तकनीक के 5वें और 6ठे रूप सिखाऊंगा। किनबुई, रेड लोट्स, तुम आज बहुत बकवास कर रहे हो। मैं आपको अभी बता दूं कि आप यहाँ हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा खुद को बहुत बड़ा मत समझो। रेड लोट्स के अभी अभी कहे गए शब्दों ने किनबुई के गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया था। रेड लोट्स को मानो कोई काल्पनिक बात सुनाई दी हो और उसने गुस्से से कहा, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की, तुम पहले हो। किनबुई ने लाल कमल की ओर व्यंग्यपूर्ण ढंग से देखा। क्या हुआ? इसे आंतरिक रूप से संभाल नहीं सकते? मेरे हाथ में तलवार की तरह आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने स्वामी का सम्मान कैसे किया जाता है। रेड लोट्स के पतले हाथ ने पकड़ने की मुद्रा बनाई और उसी शैली का एक लंबा ब्लेड उसके हाथ में प्रकट हुआ जिसने किनबुई के हमले को रोक दिया। अरे, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। किनबुई ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम ये बात बहुत बार कह चुकी हो, मैं इसे सुनकर थक चुकी हूँ। थोड़ा बदलाव करो। अचानक किनबुई के हाथ में मौजूद खून से लाल रंग का लंबा ब्लेड हथेली के आकार का हो गया और अत्यंत तेज गति से रेड लोट्स के चेतना सागर में प्रवेश कर गया। रेड लोट्स स्थिर खड़ी रही, न तो चकमा दिया और न ही बचाव किया, और हथेली के आकार के लंबे ब्लेड को अपने चेतना सागर में प्रवेश करने दिया। किनबुई, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे उतनी ही ताकत से लड़ूंगा। यह पहली बार था जब रेड लोट्स ने अपनी मुलाकात के बाद से औपचारिक रूप से किनबुई का नाम लिया था, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में कितनी गुस्से में थी। जब तक तुम मेरे शरीर से कपड़े का एक टुकड़ा काटकर अलग कर सकते हो, मैं तुम्हें विजयी मानूंगा। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो जाकर मर जाओ। किलिंग ब्लेड, सोल स्कैटरिंग। रेड लोट्स के हाथ में मौजूद लंबी तलवार भी सिकुड़ गई और किनबुई के चेतना सागर में धंस गई। दो लंबी तलवारें एक दूसरे की चेतना के सागर में उन्मादपूर्वक हमले कर रही थीं। बूम बूम, धमाका। कुछ सांसें लेने के बाद रेड लोट्स और किनबुई ने एक दूसरे को समान रूप से पीले चेहरों से देखा। रेड लोट्स ने एक पकड़ने का इशारा किया और उसके हाथ में एक बार फिर खून से लाल रंग का एक लंबा ब्लेड प्रकट हो गया। किलिंग ब्लेड, नरसंहार। किनबुई को बचाव का समय ही नहीं मिला और वह तेजी से कंपन करती हुई खून से लाल रंग की लंबी तलवार के वार से घायल हो गई। टकराना। किनबुई की आकृति रक्त सागर के ऊपर आकाश से रक्त सागर में जा गिरी। खून के सागर में तेजी से अपने पैरों पर खड़े होते हुए किनबुई ने अपनी दिव्य चेतना से अपने शरीर पर व्याप्त हत्या के इरादे को एक बार फिर संकुचित कर लिया। पल भर में किनबुई के हाथ में खून से लाल रंग की एक लंबी तलवार प्रकट हुई। लंबी तलवार को पकड़े हुए वह एक बार फिर रेड लोट्स की ओर दौड़ा। रास्ते में किनबुई ने कहा, यह किस तरह की बकवास है? ये सब तुमने मुझे मारने के लिए रची गई चाल है। चूंकि तुम मुझे अगली किलिंग ब्लेड तकनीक नहीं दोगे, इसलिए मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम मुझे वह तकनीक नहीं दे देते। क्लैंग। दो लंबी तलवारें आपस में टकराई और खून के सागर में एक तीखी आवाज गूंज उठी। रेड लोट्स ने घातक इरादे से कहा, बहुत बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। रेड लोट्स ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और किनबुई पर जोरदार प्रहार किया। टकराना। किनबुई एक बार फिर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। लाल कमल, तुम साधना और शक्ति में स्पष्ट रूप से कमजोर हो, फिर भी मेरे गुरु बनने पर अड़े हो। तुम इसके योग्य नहीं हो। किनबुई के खून के सागर में चढ़ने से पहले ही रेड लोट्स का आक्रमण शुरू हो चुका था। बूम। रेड लोट्स की लंबी तलवार किनबुई के गले पर रखी हुई थी। लाल कमल, अब समझ में आया, यही अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच, उतना ही अंतर जितना आकाश और पृथ्वी में होता है। उसने तलवार को पलटा और किनबुई के शरीर पर जोर से वार किया। टकराना। तलवार के वार से किनबुई हवा में उड़ गया और तलवार से उत्पन्न शक्तिशाली बल के कारण वह खून के सागर पर दर्जनों मीटर तक घिसटता हुआ रुका। स्विश। रेड लोट्स तुरंत किनबुई के सामने प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को फेंक दिया, दोनों मुठियां भींच ली और किनबुई पर हमला कर दिया। टकराना। किनबुई का शरीर हवा में उछल गया। रेड लोट्स ने अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाते हुए हवा में ऐसे हमला किया जैसे किसी रेत की बोरी पर वार कर रही हो। हर मुक्का और हर लात किनबुई के शरीर पर जोरदार प्रहार कर रही थी। इतनी कम ताकत से तुम मुझे उकसाने की हिम्मत करते हो? खांसी खांसी। नुकसान में चल रही किनबुई लगातार खांस रही थी।
हर बार जब वह खांसता था तो उसकी दिव्य चेतना का कुछ हिस्सा क्षीण हो जाता था और उसके शरीर में कमजोरी की अनुभूति और भी तीव्र होती जाती थी। यदि किनबुई का शरीर दैवीय चेतना से निर्मित नहीं होता, मुझे डर है कि किनबुई के आंतरिक अंग अब तक क्षतिग्रस्त हो चुके होंगे और वह बेहिसाब खून की उल्टी कर रहा होगा। रेड लोड्स, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो, मैं अब भी तुम्हारा स्वामी हूँ। ये शब्द सुनकर रेड लोड्स की आंखों में हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। मृत्यु निकट होने पर भी तुम हठधर्मी बने हुए हो। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार दूंगा। हत्या। रेड लोड्स के बोलने से पहले ही किनबुई ने रेड लोड्स के चेतना सागर में मौजूद लंबी तलवार को नियंत्रित करते हुए पूरी ताकत से रेड लोड्स के चेतना सागर की ओर वार किया। रेड लोड्स के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए किनबुई ने अवसर का लाभ उठाया। उसने रेड लोड्स की कलाई पकड़ी और उसे खून के सागर की ओर जोर से पटक दिया। टकराना। किनबुई हमला जारी रखना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी चेतना के सागर से एक असहनीय दर्द उभरा। किनबुई ने भीषण दर्द सहन किया और रेड लोड्स की ओर उड़ गई, साथ ही साथ लंबी तलवार को नियंत्रित करते हुए रेड लोड्स के चेतना सागर में बेतहाशा हमले किए। इस समय किनबुई की चेतना के सागर में पीड़ा भी तेजी से बढ़ने लगी। किनबुई और रेड लोड्स ने एक दूसरे पर एक ही तरह की चालों से हमला किया, साथ ही एक दूसरे के हमलों से होने वाले दर्द को भी सहन किया। किनबुई रेड लोड्स के सामने आया, अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को फेंक दिया और रेड लोड्स को एक घूसा मारा। मैं आमने सामने की लड़ाई में भी माहिर हूँ। टकराना। रेड लोड्स ने किनबुई को भी करारा झटका दिया। किनबुई और रेड लोड्स ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में जो अंत तक डटा रहेगा वही विजेता होगा। रक्त के सागर में लड़ी गई वह लड़ाई 3 दिन और 3 रात तक चली। चौथे दिन किनबुई की दिव्य चेतना द्वारा संघनित शरीर इतना धुंधला हो गया था कि वह लगभग पारदर्शी था। हालांकि इन दिनों रेड लोड्स का पलड़ा भारी था, लेकिन उसकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हमले कमजोर पड़ने लगे थे। रेड लोड्स ने किनबुई के पारदर्शी शरीर को देखा और कहा, हाँ किनबुई, जिद्दी बनी रहो। अब क्या आपको अपने और मेरे बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है? किनबुई ने अपनी दैवीय चेतना से अपने शरीर को स्थिर रखते हुए जोर से हंसा। हाँ, गुरु होने के नाते मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हाथ में मौजूद हथियार इतना शक्तिशाली है। रेड लोड्स, तुम अभी भी डटे हुए हो, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। बातचीत के बाद रेड लोड्स और किनबुई एक बार फिर एक समूह में लड़ने लगे। बैंग बैंग। टकराना। कई झगड़ों के बाद किनबुई खून के सागर पर पड़ा था। उसकी आकृति इतनी धुंधली हो गई थी कि वह लगभग अदृश्य हो गई थी। लाल कमल किनबुई के शरीर पर सवार होकर मुट्ठी उठाकर बोली, किनबुई, जैसे ही मैं इस मौके से वार करूंगा तुम पूरी तरह से मर जाओगे। मैं तुम्हें अभी जीने का मौका दूंगा, बशर्ते तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपना हथियार बनाना बंद कर दोगे, मैं तुम्हें जाने दूंगा। किनबुई ने उंगली बढ़ाकर दोनों पक्षों के बीच इस बेहद आसानी से गलतफहमी पैदा करने वाली स्थिति की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहा, अगर मैं हथियार न बनूं तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या करोगे? किनबुई के बोलने से पहले ही रेड लोड्स ने उदास चेहरे के साथ उसे बीच में ही रोक दिया। अपने निम्न और तुच्छ विचारों को त्याग दो, अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे जाने दो। किनबुई ने गंभीर भाव से रेड लोड्स की ओर देखा और कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम हमला जारी नहीं रख रहे हो, है ना? रेड लोड्स की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और उसने शांत होने का नाटक करते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? किनबुई ने बिना कुछ छिपाए सीधे सीधे कहा, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। जिस क्षण किलिंग ब्लेड और किनबुई को सिस्टम द्वारा जबरन एक साथ बांध दिया गया, उसी क्षण उनके भाग्य का फैसला हो गया। यदि रेड लोड्स की मृत्यु हो जाती है तो किनबुई घायल हो जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। यदि किनबुई के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उससे जबरन बंधे सभी लोग मर जाएंगे। किनबुई के मन की बात कहने पर रेड लोड्स की आभा एक पंचर गुब्बारे की तरह तुरंत पिचक गई। किनबुई ने आगे कहा, पिछली बार से लेकर अब तक तुम्हारा मकसद मुझे मारना कभी नहीं रहा है। मुझे मारना महज एक दिखावा है, तुम्हारा असली मकसद मुझे रिहा करवाना है। इसीलिए तुमने मुझे 2 बार बचाया। रेड लोड्स काफी देर तक अचंभित रहा, फिर बोला, आपको यह कब पता चला? किनबुई, अभी जब तुमने मुझे मारना बंद किया तब से मैं हमेशा सोचती आ रही हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम साफ तौर पर चाहते हो कि मैं मर जाऊं, फिर भी तुम हमेशा मुश्किल समय में मेरी मदद करते हो। अब ऐसा लगता है कि यह सिर्फ आपका तथाकथित अभिमान ही नहीं है, बल्कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आखिरकार अगर मैं मर गया तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। रेड लोड्स की आंखों में फिर से हत्या का इरादा उभर आया। उसने किनबुई का गला दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगी और हम दोनों एक साथ मर जाएंगे? खांसी। गला घोटने के कारण किनबुई खांसते हुए बोली, अगर तुम सचमुच इतने पागल हो तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी अपनी जान प्यारी है। कम से कम अपने दिल में तो मेरी और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बराबर नहीं है। तुम उस इंसान के साथ मरने को कैसे तैयार हो सकते हो जिसे तुम चींटी समझते हो? रेड लोड्स के हाथ की ताकत कमजोर पड़ गई और उसके शरीर पर मौजूद अधिकांश हत्या का इरादा गायब हो गया। उसने पूछा, मुझे जाने देने के लिए आपको वास्तव में क्या चाहिए? किनबुई ने अपनी कमर और पेट पर बल लगाते हुए पलटकर रेड लोड्स को अपने नीचे दबा लिया और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा, चाहे हाउटिया ना ही क्यों न जाए। किनबुई के उस दृढ़ रवैये को देखकर कि वो उसे जाने नहीं देगा, रेड लोड्स की आंखों में उदासी छा गई। किनबुई द्वारा सीधे हाउटियन का नाम पुकारे जाने पर उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या तुम उसका नाम सीधे पुकारने के योग्य हो? रेड लोड्स को हाउटियन की इस तरह रक्षा करते हुए सुनकर किनबुई ने स्पष्ट स्वर में पूछा, क्या मैं तुम्हारे छोटे प्रेमी के बारे में बात नहीं कर सकती? लाल कमल का चेहरा पहले पीला पड़ा और फिर सफेद पड़ गया। उसने फटकार लगाते हुए कहा, बकवास मत करो और जो चाहो बोलो। रेड लोड्स के खंडन का फायदा उठाते हुए किनबुई ने अपने नीचे रेड लोड्स के खूबसूरत चेहरे को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मानो किसी आवेश में आकर रेड लोड्स के चेहरे को छू लिया। रेड लोड्स ने गुस्से से कहा, किनबुई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे उतारो। किनबुई होश में आया और मानो उस पल का आनंद लेते हुए बोला, यह एहसास बुरा नहीं है, तुम जाकर मर जाओ। रेड लोड्स ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। जन्म से लेकर अब तक उसे कभी भी विपरीत लिंग के किसी सदस्य ने स्पर्श नहीं किया था।
अब वास्तव में एक बॉडी इंटीग्रेशन रियल्म के साधक ने उसके चेहरे को स्पर्श किया, जिससे वह चौंक गई और क्रोधित हो गई। इससे पहले कि रेड लॉर्ड किन बुई पर हमला कर पाता, किन बुई खड़ी हो गई और पीछे मुड़े बिना रेड लॉर्ड से बोली, मुझे अभी बाहर जाने दो। जहां तक किलिंग ब्लेड तकनीक को आगे बढ़ाने या न बढ़ाने की बात है, आप जैसा चाहे वैसा करें। किन बुई के शब्दों से रेड लॉर्ड स्तब्ध रह गया। वह किन बुई को समझती थी और जानती थी कि वह किलिंग ब्लेड तकनीक के लिए कितना तरसता है, लेकिन अब किन बुई का असल मतलब था कि वह आगे की किलिंग ब्लेड तकनीक को छोड़ दे। रेड लॉर्ड्स को अब ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पास कई मूल्यवान और अनमोल खजाने हों, जिन पर दूसरों की नजर थी। लेकिन अचानक एक दिन किसी ने उसे बताया कि यद्यपि उसके हाथ में मौजूद खजाने मूल्यवान थे, लेकिन दूसरे पक्ष को अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रबल विरोधाभास के कारण रेड लॉर्ड्स बेहद हास्यास्पद प्रतीत हुआ। किन बुई को विदा करने के बाद रेड लॉर्ड्स काफी देर तक वहीं बैठी रही और फिर उठी। किन बुई द्वारा छुए गए गाल पर किन बुई की हथेली का स्पर्श और तापमान अब भी महसूस हो रहा था। किन बुई को रेड लॉर्ड्स द्वारा रक्त सागर से बाहर भेज दिया गया और वह अपने शरीर में वापस लौट आया। उसकी चेतना के सागर से कमजोरी और असहनीय पीड़ा का एहसास हुआ। दक्षिणी स्वर्गीय द्वार पर खड़ा हत्यारा ब्लेड कुछ ही दूरी पर फंसा हुआ था। किन बुई ने हत्यारा ब्लेड की ओर चलकर उसे बाहर निकाला। वह जागृति गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए सिस्टम को कॉल करने ही वाला था। अचानक किलिंग ब्लेड से खून के रंग की लाल आभा निकली। रक्त के समान लाल आभा किन बुई की बांह के सहारे सीधे चेतना के सागर में समा गई। चेतना के सागर में पहुंचने के बाद रक्त के समान लाल आभा क्षतिग्रस्त चेतना के सागर में फैल गई। चेतना के सागर में लगी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। चीरने वाला दर्द कुछ ही सांसों में गायब हो गया और कमजोरी की भावना धीरे धीरे कम हो गई। 1 दर्जन सांसें लेने के बाद किन बुई पहले की तरह ठीक हो गई। चेतना के सागर का उपचार करने के बाद रक्तलाल आभा ने उसके भीतर निहित जानकारी को प्रकट किया। किन बुई की दिव्य चेतना ने इसकी जांच की और जानकारी यह थी कि यह किलिंग ब्लेड तकनीक के 5वें और 6ठे रूप थे। किलिंग ब्लेड तकनीक के 5वें रूप को एनिहिलेशन कहा जाता है। इसका प्रभाव वही है जो रेड लॉर्ड्स ने कहा था, यानी हमला की गई वस्तु को आत्मा से पदार्थ में पूरी तरह से मिटा देना। और किलिंग ब्लेड टेक्निक के 6ठे रूप को स्लेइंग इमॉर्टल्स कहा जाता है। किन बुई ने बुदबुदाते हुए कहा, कितना घमंडी नाम है। स्लेइंग इमॉर्टल्स एक अत्यंत शक्तिशाली सिंगल टारगेट अटैक ब्लेड तकनीक है, जिसे कॉम्बो बनाने के लिए एनिहिलेशन ब्लेड तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है। किन बुई ने अपने हाथ में मौजूद घातक तलवार को देखा, तलवार के ऊपरी भाग पर उंगली से हल्का सा स्पर्श किया और कहा, रेड लॉर्ड्स, तुम हमेशा अपने स्वामी को निगलने की कोशिश करते हो, तुम अच्छे नहीं हो। झेंग। किलिंग ब्लेड से एक तेज आवाज निकली और ब्लेड का शरीर कांपने लगा। इसके बाद किलिंग ब्लेड तकनीक प्राप्त कर ली गई। किलिंग ब्लेड तकनीक, जो काफी पिछड़ गई थी, अंततः सफलता हासिल करने में कामयाब हो सकती है। किन बुई, सफलता। कांच टूटने जैसी 2 लगातार आवाजें निकली। किन बुई ने व्यक्तिगत जानकारी पैनल खोला। नाम, किन बुई। स्वर्गीय निर्जन शरीर मध्यवर्ती। सभी विशेषताओं में 10% की वृद्धि होती है। साधना, 6ठा क्रम शरीर एकीकरण मध्य चरण 692/1000। दैवीय बोध, शरीर का एकीकरण अंतिम चरण। संख्या 692। गति 692। सहन शक्ति 692। आक्रमण क्षमता 692। रक्षा क्षमता 692। भाग्य 692। किलिंग ब्लेड 6 ऑर्डर 692/1000। टूटा हुआ ब्लेड शरीर 2/9। हमले में वृद्धि 20%। आक्रमण क्षमता 692। किलिंग ब्लेड तकनीक 6ठा क्रम 692/1000। आक्रमण क्षमता 692। एजो ड्रैगन 6ठा क्रम 692/1000। हफ्टिल्ड। आखिरकार किलिंग ब्लेड तकनीक ने प्रगति के साथ तालमेल बिठा लिया है। किन बुई ने राहत की सांस ली। टूटे फूटे स्वर्गीय दरबार पर आखिरी नजर डालते हुए किन बुई ने अपने दिल में मौजूद सिस्टम को पुकारा, सिस्टम, जागृति गुप्त क्षेत्र छोड़ दो। मेजबान को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। टेलीपोर्टेशन का जाना पहचाना एहसास हुआ और किन बुई की आंखें काली पड़ गईं। टेलीपोर्टेशन का एहसास गायब होने के बाद किन बुई ब्लू स्टार के पूर्वी सागर पर प्रकट हुई। किन बुई ने समय की गणना की। इस बार वह जागृति रहस्य क्षेत्र में कुल 1 वर्ष और 7 महीने तक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सिस्टम ने कहा कि इस बार जागृति गुप्त क्षेत्र प्राप्त करने में लंबा समय लगेगा और सुझाव दिया कि मैं पहले पेंगलाई गुप्त क्षेत्र प्राप्त करने जाऊं। अगर मैं पहले ही इतने लंबे समय तक जागृति गुप्त क्षेत्र में रुका रहता तो पेंगलाई गुप्त क्षेत्र के महाकाव्य मिशन का समय बहुत पहले ही बीत चुका होता और यह खतरनाक होता। लान परिवार की दिशा का पता लगाकर किन बुई ने अपना शरीर घुमाया और लान परिवार की ओर उड़ गया। लान परिवार के पास जाने का एकमात्र उद्देश्य उनसे विदाई लेना था। विदाई लेने के बाद किन बुई ब्लू स्टार को छोड़कर फॉलिंग स्टार पर्वतमाला लौट जाएगी। उड़ान के बीच में ही किन ये के मन में अचानक एक विचार आया। ब्लू स्टार के केंद्र में पहुंचते ही उसकी उड़ान की गति अचानक बढ़ गई। पता नहीं ये तरीका काम करेगा या नहीं, किन ये ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने गुप्त क्षेत्र के मूल तत्व को बाहर निकाला और उसे ब्लू स्टार के केंद्र में रख दिया। गुप्त क्षेत्र के केंद्र से एक चकाचौंध भरी 7 रंगों की रोशनी निकल रही थी, जो ब्लू स्टार से आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रही थी। किन ये 2 दिनों तक धैर्यपूर्वक अपनी जगह पर प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन गुप्त क्षेत्र का केंद्र बिना रुके लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। वह अपने मन में सिस्टम से यह पूछे बिना नहीं रह सका, सिस्टम, इस गुप्त क्षेत्र के केंद्र को ब्लू स्टार को पूरी तरह से अवशोषित करने में कितना समय लगेगा। प्रणाली, लगभग 150 वर्ष, 3 महीने और 9 दिन। इतना समय लगता है, किन ये ने आश्चर्य से कहा। सिस्टम, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। यह एक ऐसा ग्रह है जो जीवन उत्पन्न करने में सक्षम है और इसमें बुनियादी नियमों का एक पूरा सेट मौजूद है। यह उन गुप्त लोगों से अलग है जिन्हें आपने आत्मसात किया है। यदि आपका लघु हजार जगत इस ग्रह को आत्मसात कर लेता है, कम से कम हवा, बारिश, गरज और विभिन्न प्रकार की जलवायु और सौर स्थितियां स्वाभाविक रूप से दिखाई देंगी, जिससे मैनुअल संचालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। किन ये ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, ठीक है। 150 साल बहुत लंबा समय था। किन ये इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। यदि उसे वास्तव में ऐसे ग्रह को आत्मसात करना ही था, तो किन ये अगले 150 वर्षों तक और कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। उसे दिन भर गुप्त क्षेत्र के केंद्र की रक्षा करनी होगी। उसने हाथ बढ़ाकर गुप्त क्षेत्र का मूल तत्व प्राप्त कर लिया।
गुप्त क्षेत्र के केंद्र द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद करने के बाद किन यी ने ब्लू स्टार में शेष आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया, जो और भी कम हो गई थी। गुप्त क्षेत्र के केंद्र द्वारा किए गए इस अभियान ने ब्लू स्टार की पहले से ही कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बदतर बना दिया था। लान परिवार के लान वेनहाउ साधना कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक इतनी पतली क्यों हो गई है। 1 घंटे बाद किन यी लान परिवार के पास पहुंचा। लान परिवार के शिष्य किन यी को देखकर उत्साहित हो गए और लान वेनहाउ को सूचना देने के लिए जल्दी से अंदर चले गए। किन यी के लान परिवार में कदम रखते ही लान वेनहाउ हवा के झोंके की तरह आ पहुंची। किन यी के कुछ बोलने से पहले ही लान वेनहाउ ने किन यी को गले लगा लिया और कहा, भाई किन, तुम आखिरकार वापस आ गए। पूरा 1 साल और 7 महीने बीत गए, मुझे लगा था कि तुमने ब्लू स्टार छोड़ दिया है। किन यी ने गंभीरता से कहा, मैं पिछले वर्ष कुछ मामलों को निपटाने गया था। इस बार जैसा कि भाई वेनहाउ ने कहा, मैं विदाई लेने आया हूँ। क्या अलविदा कहूं? क्या मैंने वाकई सही अनुमान लगाया? लान वेनहाउ ने बड़ी बड़ी आंखों से किन यी को घूर कर देखा। किन यी ने सिर हिलाकर कहा, जैसा कि भाई वेनहाउ ने कहा, मैं ब्लू स्टार छोड़ रहा हूँ। भाई किन, आप कहाँ जा रहे हैं? लान वेनहाउ ने पूछा। लान वेनहाउ को यह बात अजीब नहीं लगी कि किन यी के पास ब्लू स्टार छोड़ने का एक तरीका था। तेजी से प्रगति कर रही और अथाह स्तर की साधना शक्ति वाले किन यी का सामना करते हुए लान वेनहाउ को पहले से ही अंधविश्वास था। उनके विचार में ब्लू स्टार के साधकों में से अगर किन यी के पास भी ब्लू स्टार छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था तो किसी और के पास भी नहीं होगा। किन यी ने कहा, ब्लू स्टार से बहुत दूर एक जगह, एक बार मैं वहां से चला गया तो शायद इस जीवन में कभी ब्लू स्टार वापस ना आ पाऊं। मेरे लघु हजार जगत में लान परिवार के कई शिष्य हैं। भाई वेनहाउ, आपका क्या विचार है? लान वेनहाउ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भाई किन, क्या आप मुझे पहले अपने लघु हजार जगत में उन्हें देखने की अनुमति दे सकते हैं और फिर मैं कोई निर्णय ले सकूंगा। किन यी की दिव्य चेतना ने लान वेनहाउ को घेर लिया और अगले ही पल दोनों लघु हजार लोक में प्रकट हो गए। लान परिवार द्वारा इतने लंबे समय तक किए गए निर्माण के बाद स्मॉल थाउजेंड वर्ल्ड में पहले की तुलना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे। संपूर्ण लघु हजार विश्व सुव्यवस्थित था। आध्यात्मिक औषधि के खेतों में विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां अलग अलग लगाई जाती थी। आकाश में सारस नाच रहे थे और कुछ अन्य आध्यात्मिक जानवर जमीन पर उछल कूद कर रहे थे। लान परिवार के शिष्यों द्वारा निर्माण कार्य में इतनी मेहनत करने के बावजूद लघु हजार जगत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अप्रयुक्त था। लघु हजार की दुनिया के ठीक केंद्र में एक विशाल महल जमीन पर खड़ा था। महल के अलावा 2 छोटे महल मुख्य महल को दोनों ओर से घेरे हुए थे। लघु हजार जगत के केंद्र के कुछ ही करीब लान परिवार के कई शिष्यों के निवास स्थान थे। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्र लघु हजार लोक के केंद्र के बाद दूसरे स्थान पर था। किन यी की दैवीय चेतना का विस्तार हुआ और उन्होंने 1 वर्ष से अधिक समय बाद ये खोज की। लान परिवार के कई शिष्यों की साधना में आमतौर पर एक प्रमुख स्तर का सुधार हुआ था। किन यी इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लघु हजार जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता ब्लू स्टार की तुलना में हजारों गुना अधिक हो गई थी। किन यी और लान वेनहाउ लान परिवार के शिष्यों के आवासों के लिए उड़ान भरी। लान परिवार के शिष्य उन दोनों को देखते ही तुरंत उत्साहित हो गए। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, परम वरिष्ठ और कुल प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं। कुछ ही पलों में लान परिवार के सदस्य एकत्रित हो गए। जियो क्विंग, हुआंग डेक्सियन, क्यूई यून और लैंग ये भी पहुंचे। जब शियाओ किंग ने किन यी को देखा तो वह तुरंत किन यी के कंधे पर चढ़ गया और किन यी के गाल को चाटते हुए बोला, गुरुजी, बहुत दिनों बाद मिले, मुझे आपकी बहुत याद आई। किन यी ने शियाओ किंग को पकड़ा और उसे अपनी गोद में लेकर अजगर की पीठ सहलाने लगा। फिर उसका हाथ शियाओ किंग के पेट पर गया और उसने शियाओ किंग के पेट की त्वचा को चुटकी से दबाया। किन यी संतुष्ट हुआ और बोला, शियाओ किंग को अभी भी वैसा ही महसूस हो रहा है। शियाओ किंग ने बिना प्रतिरोध किए किन यी के राक्षसी पंजों को खुद को छूने दिया। लान वेनहाउ लान परिवार के शिष्यों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, जिनकी साधना में स्पष्ट रूप से प्रगति हुई थी। कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा, सबसे पहले खेती में आपके शानदार सुधार के लिए बधाई। इस बार मुझे आपसे कुछ पूछना है। लान लिंगलोक भीड़ से बाहर निकली और बोली, तीसरे चाचा, कृपया बोलिए। लान वेनहाउ ने आगे कहा, मेरे लान परिवार में हर कोई एक विशिष्ट सदस्य है। अब सर्वोच्च एल्डर दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं। इस बार जाने के बाद मुझे डर है कि आप अपने जीवन काल में कभी ब्लू स्टार वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लान परिवार के शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर बाद भीड़ में से एक आवाज आई, मैं परम वरिष्ठ के साथ जाने को तैयार हूँ। इस आवाज के सुनाई देने पर लान परिवार के अन्य सदस्यों ने एक साथ कहा, मैं परम वरिष्ठ के साथ जाने को तैयार हूँ। मैं परम वरिष्ठ के साथ जाने को तैयार हूँ। लान परिवार के कई शिष्यों के लिए वे 1 वर्ष से अधिक समय से लघु हजार लोक को अपना घर मानते आ रहे थे। इसके अलावा लघु हजार जगत में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और विशाल क्षेत्र द्वारा उत्पन्न संसाधन इतने छोटे समूह के लोगों की साधना को सहारा देने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अगर लोगों की संख्या 10 गुना भी हो जाए तब भी इसकी आपूर्ति की जा सकती है। लघु हजार लोक को छोड़कर ब्लू स्टार लौटने पर वहां कोई आध्यात्मिक ऊर्जा या संसाधन नहीं थे। केवल एक मूर्ख ही वापस जाएगा। इसके अलावा लान परिवार के ये शिष्य भी किन यी के साथ बाहरी दुनिया देखने के बारे में सोच रहे थे। लान वेनहाउ का अनुसरण करने की तुलना में किन यी का अनुसरण करना कहीं अधिक आशाजनक था। लान वेनहाउ ने आह भरी। जब वह आया था तब उसे इस उत्तर का पहले से ही अनुमान था। लान वेनहाउ ने किन यी से कहा, भाई किन, मेरी एक विनती है। किन यी ने कहा, भाई वेनहाउ, कृपया बोलिए। लान वेनहाउ, ब्लू स्टार पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है और ब्लू स्टार पर रहने का कोई भविष्य नहीं है। मैं पूरे लान परिवार को लघु हजार लोक में ले जाना चाहता हूँ। पता नहीं भाई किन इस बारे में क्या सोचते हैं। किन यी को लान वेनहाउ से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब था कि पूरे लान परिवार को अपना वतन छोड़कर उसके साथ दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ेगा। किन लघु चिलियोकॉस में अभी भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनका विकास और उपयोग नहीं किया गया है। यदि भाई वेनहाउ लान परिवार को यहाँ बसाना चाहते हैं तो लघु चिलियोकॉस को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए यह एकदम सही समय होगा। लान वेनहाउ ने किन के सामने मुट्ठी जोड़कर कहा, तो धन्यवाद भाई किन। अगले दिन किन लान परिवार में खड़ा था। लान वेनहाउ ने लान परिवार की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई किन, ये सभी मेरे लान परिवार के सदस्य हैं। किन की दिव्य चेतना ने लान परिवार के सभी सदस्यों को घेर लिया
और अगले ही क्षण उन्होंने लैंड परिवार के सभी सदस्यों को लघु चिलियोकॉस में स्थानांतरित कर दिया। ये सब करने के बाद किनबुई ने आखिरी बार ब्लू स्टार की ओर देखा और अपने दिल में बसी प्रणाली को पुकारा, सिस्टम ब्लू स्टार छोड़ दो। डिंग, टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। उसके सामने एक पोर्टल के आकार का ब्लैक होल प्रकट हुआ और किनबुई उसमें प्रवेश कर गया। मेजबान को टेलीपोर्ट किया जा रहा है। उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और जब दृष्टि वापस लौटी तो उसे फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में किनबुई की आकृति दिखाई दी। दूरस्थानीकरण पूर्ण हुआ। कुछ वर्षों के बाद मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ, किनबुई ने आह भरी। किनबुई ने अपने भंडारगृह से तीसरे राजकुमार यंगजी द्वारा दिया गया ध्वनि संचारण करने वाला जैड ताबीज निकाला। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों से इसकी जांच की और ध्वनि संचारित करने वाले जैड ताबीज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दूसरे पक्ष ने संकोचपूर्वक कहा, भाई किन, भाई यंगजी, बहुत दिनों बाद मिले। किनबुई ने अभिवादन किया। भाई किन, आप प्रशिक्षण से वापस आ गए। हाँ, यंगजी का स्वर बहुत प्रसन्न लग रहा था। किनबुई, हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। यंगजी, भाई किन, आप अब कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढने आऊंगा। किनबुई, मैं फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में हूँ। यंगजी को सटीक स्थान भेजने के बाद यंगजी ने लगभग तुरंत जवाब दिया, भाई किन, मैं निश्चित रूप से 2 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। यंगजी से संपर्क समाप्त कर रहा हूँ। किनबुई ने परिचित फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को देखा और उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ आईं। उन्हें सबसे पहले यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था और उस समय सिस्टम द्वारा उन्हें कीचड़ में भी फेंक दिया गया था। अब इस बारे में सोचने पर लगता है कि सिस्टम जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ये सोचते हुए किनबुई ने मन में कुछ शंकाओं के साथ सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, पिछली बार जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने मुझसे शुल्क लेने का जिक्र क्यों नहीं किया? सिस्टम ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मैंने हार मान ली, बेचारे। मैं तुमसे जरा भी तेल नहीं निकाल सकता, 1 पैसा भी नहीं। किनबुई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हाँ, सिस्टम, आखिरकार तुम वास्तविकता के आगे झुकने को तैयार हो ही गए। सिस्टम, मेरे नासमझ होस्ट, तुम दिन ब दिन और भी बेवकूफ क्यों होते जा रहे हो? किनबुई, अब जब हमने ब्लू स्टार छोड़ दिया है तो क्या आपको अपने बोलने का वह तरीका नहीं बदलना चाहिए जो आपने ब्लू स्टार पर दिखाई जाने वाली उन घटिया फिल्मों से सीखा था? इस बारे में बात करते हुए किनबुई अचानक गर्व से बोली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जगह ब्लू स्टार से बहुत दूर है, इसलिए आप भविष्य में कम गुणवत्ता वाली फिल्में नहीं देख पाएंगे। सिस्टम ने किनबुई के विचारों का उपहास उड़ाते हुए कहा, मेजबान, आप महान सिस्टम को बहुत कम आंक रहे हैं। मैं समस्त स्वर्ग और लोगों को उतनी ही आसानी से देख सकता हूँ जितनी आसानी से आप अपनी हथेली की रेखाओं को देखते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? मैं आपके देखने के लिए समय को भी उलट सकता हूँ। किनबुई ने सिस्टम के शब्दों में छिपे मुख्य बिंदु को पकड़ लिया। सिस्टम, तुमने क्या कहा? समय को उल्टा करो। सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपने गलत सुना। मैं समय जैसी किसी चीज को भला कैसे उलट सकता हूँ? यह देखकर कि व्यवस्था ने इसे स्वीकार नहीं किया, किनबुई ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसी समय किंगयांग शहर में, जो फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के बहुत करीब है, किंकियान आंगन में चाय पी रही थी। तभी अचानक उसे किनबुई की आभा का आभास हुआ और उसने एक शब्द करके कहा, किनबुई, तुम आखिरकार फिर से प्रकट हो गए। इस बार मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हारी हड्डियां निकाल लूंगा। किंकियान को किनबुई की यादें आज भी स्पष्ट रूप से याद थीं, जिसने पहले उसे चिढ़ाया था और जो पैसे का लालची था। लोमड़ी वंश सबसे अधिक प्रतिशोधी है। 9 पूंछ वाले लोमड़ी वंश की किंकियान की तो बात ही अलग है। इसी कारणवश किनबुई के ब्लू स्टार लौटने के बाद वह किनबुई के बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। तब वह फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित किंगयांग शहर में रह रही थी। किंकियान हमेशा से यह मानती थी कि अगर किनबुई दोबारा वापस आया तो वह संभवतः फॉलिंग स्टार माउंटेन रेंज में ही दिखाई देगा। किंकियान का शरीर आंगन से ऊपर उठा और वह तेज गति से किनबुई के स्थान की ओर बढ़ा। किनबुई धैर्यपूर्वक यंगजी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे यंगजी के आने की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले किंकियान पहुंची। लगभग उसी क्षण जब किंकियान ने किनबुई को देखा, किनबुई ने भी उसे देख लिया। पुराने दुश्मन हमेशा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यह वाक्य किंकियान के लिए अब सबसे उपयुक्त है। किंकियान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, किनबुई, तू छोटा चोर जिसने सस्ते खाने के लालच में मुझसे इतने सारे खजाने ठग लिए, अब देखते हैं इस बार तू कहां भागता है। किनबुई भी किंकियान को देखकर थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ साल बाद भी किंकियान उसके उस समय के व्यवहार को लेकर अभी भी सोच विचार कर रही होगी। किनबुई ने अन्वेषण नेत्र का उपयोग करके किंकियान को देखा और अन्वेषण नेत्र से प्राप्त परिणाम विपत्ति पागमन क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था थी। किनबुई की आंखें सिकुड़ गईं। कष्टपालौकिक क्षेत्र। इस समय किंकियान ने किनबुई की साधना को महसूस किया और आश्चर्य से कहा, महज कुछ ही वर्षों में तुमने वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र से समलन क्षेत्र के मध्य चरण तक की छलांग लगा दी है। ये कैसे संभव है? बोलने के बाद किंकियान रुका और ठंडी आवाज में बोला, हम भले ही तुम फ्यूजन दायरे के मध्य चरण तक पहुंच जाओ, फिर भी मेरी विपत्ति पागमन दायरे की साधना के सामने तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। किनबुई की साधना में काफी सुधार हुआ है। खासकर किलिंग लाइफ ब्लेड तकनीक प्राप्त करने के बाद उसने वास्तव में अपनी युद्ध शक्ति का परीक्षण नहीं किया है। इस समय विपत्ति पागमन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मौजूद किंकियान का सामना करते हुए किनबुई का हृदय युद्ध भावना से भरा हुआ था। किनबुई, चाहे तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो या नहीं, तुम्हें यह जानने के लिए लड़ना होगा। किंकियान ने आंखें सिकोड़कर किनबुई की ओर देखा और कहा, किनबुई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ वर्षों तक तुमसे न मिलने के बाद भी तुम इतनी बहादुर हो। बहुत बढ़िया। किनबुई ने जानबूझकर किंकियान को उकसाते हुए कहा, इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मुझे कोई भी ऐसा मूर्ख लोमड़ी नहीं मिला जो मुझे खाने के बदले अपनी सारी संपत्ति दे दे। कुछ देर रुकने के बाद किनबुई ने किंकियान की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, तुम्हारे अलावा। किंकियान की आंखों में क्रोध भरा हुआ था और वह चिल्लाई, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगले चरण में मैं आपको बता दूंगा कि तियानहुआंग लोक में लौटना आपके द्वारा किया गया सबसे गलत काम है। किनबुई ने किंकियान की बात सुनी और मन ही मन सोचा, तो इस ग्रह को तियानहुआंग क्षेत्र कहा जाता है। तियानहुआंग तलवार तकनीक प्रहार। किंकियान के हाथ में अचानक एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उसने उसे किनबुई पर चला दिया। लंबी तलवार देखने में धीमी लग रही थी लेकिन वास्तव में बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वह किनबुई के गले तक पहुंच गई थी। क्लैंग। किनबुई ने तुरंत ही किलिंग लाइफ ब्लेड को बाहर निकाला और उसे किंकियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से टकरा दिया। जीवन का संहार नरसंहार।
तेज गति से कंपन करती हुई किलिंग लाइफ ब्लेड लंबी तलवार से टकरा गई। क्लैंग। चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं और तलवार से एक जबरदस्त शक्ति उत्पन्न हुई। किनबुई को भारी बल के कारण धक्का लगा और वह गिरते तारे की पर्वत श्रृंखला में उगने वाले विशाल वृक्ष से जा टकराई। बैंग बैंग बैंग। लगातार 1 दर्जन से अधिक ऊंचे पेड़ों को गिराने के बाद, जिन्हें गिराने के लिए 5 या 6 लोगों को गले लगाने की जरूरत पड़ती थी, किनबुई की आकृति रुक गई। किंकियान को दोबारा हमला करते देख किनबुई ने शून्य पर पैर पटकते हुए चिल्लाया, जीवन का नाश विनाश। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में एक गोल चंद्रमा उदय हुआ, जिसके केंद्र में स्थित किंकियान शहर दिखाई दे रहा था। असंख्य किलिंग लाइफ ब्लेड प्रेत गोलाकार चंद्रमा के भीतर संघनित हुए और उन्होंने किंकियान को मार डाला। किंकियान, महज एक चाल है, तुम इसे दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? आइए आपको विपत्ति पालौकिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र के बीच का वास्तविक अंतर दिखाएं। तियानहुआंग तलवार तकनीक कंपन। किंकियान की लंबी तलवार से तलवार की रोशनी की किरणें निकल रही थी, जो उसके चारों ओर एक घेरा बना रही थी। तलवार के प्रकाश से निर्मित वृत्त लगातार बाहर की ओर फैलता गया और पूर्णिमा के चंद्रमा के आकार तक बढ़ गया। कंपन करो। किंकियान की कोमल चीख के साथ ही तलवार की रोशनी पल भर में फट पड़ी और पूर्णिमा के चंद्रमा को चीर डाला। जब तलवार की रोशनी मिट गई तो पूर्णिमा का चंद्रमा भी गायब हो गया। किंकियान, किनबुई, अपने पास बचे सभी साधनों का उपयोग करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा मारे जाने के बाद तुम्हें पूरी ताकत न लगाने का पछतावा हो। किनबुई, चूंकि आपने ऐसा कहा है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। जीवन का संहार आत्मा चकनाचूर। किनबुई के हाथ में मौजूद किलिंग लाइफ ब्लेड का आकार हथेली के आकार में बदल गया। किनबुई ने अपनी चेतना के सागर में व्याप्त दिव्य चेतना को सृजित किया और उसे हथेली के आकार के किलिंग लाइफ ब्लेड में डाल दिया। दिव्य चेतना के प्रवेश के बाद किलिंग लाइफ ब्लेड तुरंत पूरी तरह से सुनहरा हो गया। स्विश। किलिंग लाइफ ब्लेड किनबुई के हाथ से गायब हो गया और अब यही पल वह किंकियान के सामने आ गया। क्लैंग। इससे पहले कि किलिंग लाइफ ब्लेड किंकियान के चेतना सागर में प्रवेश कर पाता, उसे परिधि पर ही रोक दिया गया। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला दिव्य रक्षा। किंकियान के ठीक 3 इंच आगे ऐसा लग रहा था मानो कोई मोटी दीवार खड़ी हो। किलिंग लाइफ ब्लेड 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। किंकियान ने अपनी 2 लोहे जैसी उंगलियों को फैलाकर किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़ा और व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? मैंने आपको बहुत ज्यादा आंक लिया था। स्विश। किंकियान ने अपनी उंगलियों के बीच दबी हुई किलिंग लाइफ ब्लेड को किनबुई की ओर झटक दिया। क्लैंग। किनबुई ने हाथ बढ़ाकर किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़ लिया। झिंग। किलिंग लाइफ ब्लेड किनबुई के हाथ में अपने सामान्य आकार में लौटाया और उसे एक चीख निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस बात की शिकायत कर रहा था कि किनबुई को इस तरह के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। किलिंग लाइफ ब्लेड की भावनाओं को महसूस करते हुए किनबुई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोल शटर ब्लेड तकनीक, जो हमेशा से अजय रही थी, को किंकियान इतनी आसानी से रोक देगी। दोबारा सोचने पर साधना स्तर के मामले में स्वर्गीय निर्जन क्षेत्र ब्लू स्टार से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यहाँ दैवीय ज्ञान के हमलों का प्रतिरोध करने के तरीके मौजूद थे। किंकियान, मुझे भी दिव्य चेतना के हमले आते हैं। बदले में कुछ न देना असभ्य व्यवहार है। इसके बाद आप मेरे दिव्य ज्ञान के हमले का स्वाद भी चख सकते हैं। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला दिव्य भेदन। किंकियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से तलवार की रोशनी निकली और उसके सामने केंद्रित हो गई। किंकियान ने अपनी दिव्य चेतना को इस तलवार की रोशनी में समाहित कर दिया। तलवार की रोशनी धीरे धीरे मंद होती गई और अंततः गायब हो गई। जाना। किंकियान ने किनबुई की ओर उंगली उठाई। स्विश। किनबुई ने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग किया और किंकियान के हमले की दिशा का पता लगाने की पूरी कोशिश की। लेकिन किंकियान द्वारा उत्सर्जित दिव्य चेतना तलवार का प्रकाश मानो अस्तित्वहीन प्रतीत हो रहा था। किनबुई की दैवीय चेतना इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकी। जैसे ही किनबुई खोज कर रही थी, किनबुई के चेतना सागर में तलवार की रोशनी प्रकट हुई। चे चे। किनबुई को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला था कि तलवार की रोशनी पहले ही उसके चेतना सागर में प्रवेश कर चुकी थी। जब तक किनबुई ने अपनी रक्षा की तैयारी की, तब तक तलवार से किया गया हल्का हमला पूरा हो चुका था। किनबुई असहाय होकर देखता रह गया क्योंकि तलवार की रोशनी ने उसकी चेतना के सागर में 2 तलवार के निशान छोड़े और फिर विलीन हो गई। चेतना के सागर में चोट लगने के बाद किनबुई का चेहरा पीला पड़ गया। किनबुई का चेहरा देखकर किंकियान ने मजाक में कहा, युवा स्वामी किंत, मेरी चाल कैसी लगी? किनबुई ने 2 शब्द कहे, बहुत बढ़िया। किलिंग लाइफ ब्लेड को पकड़े हुए किनबुई ने किंकियान पर वार किया। जीवन का संहार विनाश। किलिंग लाइफ ब्लेड के शरीर का आधा हिस्सा धीरे धीरे धुंधला होकर आंखों से ओझल हो गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किनबुई अपने शरीर के आधे हिस्से से ही किलिंग लाइफ ब्लेड पकड़े हुए हो। दरअसल किलिंग लाइफ ब्लेड का दूसरा आधा हिस्सा जो धुंधला होकर गायब हो गया था, वह वास्तव में गायब नहीं हुआ था और अभी भी किनबुई के हाथ में था। बस बात इतनी सी थी कि इसे नंगी आंखों से या दैवीय इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता था। किलिंग लाइफ ब्लेड से एक विशालकाय ब्लेड लाइट बाहर निकली। तलवार की आधी रोशनी दिखाई दे रही थी और बाकी आधी अदृश्य थी, क्योंकि वह तेजी से किंकियान की ओर बढ़ रही थी। किंकियान ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और अपनी लंबी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसे किनबुई की तलवारबाजी की तकनीक से थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला विच्छेद। लंबी तलवार ने प्रकाश की धार के मध्य भाग की ओर वार किया, जिससे प्रकाश की धार को 2 भागों में विभाजित करने और उसे पूरी तरह से काट डालने का प्रयास किया गया। क्लैंग। ब्लेड लाइट का मूर्त भाग लंबी तलवार से भयंकर रूप से टकराया। दूसरा अदृश्य हिस्सा तलवार की रोशनी से अलग हो गया और किंकियान की ओर बढ़ते हुए उसे मारना जारी रखा। हालांकि किंकियान को यह दिखाई नहीं दे रहा था कि ब्लेड की रोशनी कहां से आ रही है, लेकिन खतरे की हल्की सी अनुभूति ने उसे याद दिलाया कि अगर वह सावधान नहीं रही तो उसे चोट लग सकती है। चे। ब्लेड की रोशनी के अदृश्य हिस्से ने किंकियान को जरा भी समय नहीं दिया और पलक झपकते ही किंकियान की चेतना के सागर में वार कर दिया। चे चे। किंकियान की चेतना के सागर में 3 बार वार करने के बाद तलवार की रोशनी उसकी चेतना के सागर में विलीन हो गई। किंकियान का पहले से गुलाबी रंग का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। किनबुई ने उसी मजाकिया लहजे में कहा, किंकियान, यही तो असली लेन देन है। किंकियान ने अविश्वास से किनबुई की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास इस तरह की विचित्र आक्रमण विधि कैसे हो सकती है?
उसने अभी जिस दिव्य चेतना के हमले का प्रयोग किया था वह उसने सैकड़ों वर्षों के परिश्रम के बाद प्राप्त किया था, और किंबुई की विनाश ब्लेड तकनीक स्पष्ट रूप से उस तलवार तकनीक से कहीं अधिक उन्नत थी जिसका उसने अभी अभी उपयोग किया था। भौतिक और अमूर्त को पूरी तरह से एकीकृत कर पाना, यह तो बिल्कुल असंभव है। किंकियान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। किंबुई के हाव भाव अतिरंजित थे और उसने जानबूझकर किंकियान का उपहास करते हुए कहा, बेवकूफ लोमड़ी राक्षस, तुमने अभी बहुत कुछ नहीं देखा है। ये कहने के बाद किंबुई ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और मन ही मन सोचा, धिक्कार है, मैं उस सिस्टम के आदमी के चंगुल में फंस गया। एनिहिलेशन ब्लेड तकनीक मूल रूप से पदार्थ और आत्मा दोनों पर एक साथ हमला करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसका उद्देश्य हमला की गई वस्तु को दुनिया से पूरी तरह से मिटा देना था। किंबुई के गुस्से से किंकियान का चेहरा सफेद और हरा पड़ गया, उसके भाव बार बार बदल रहे थे। किंकियान की शक्ल देखकर किंबुई को अचानक सिस्टम की खुशी थोड़ी समझ में आ गई। जब सिस्टम उसके बारे में बात कर रहा था तो शायद उसका चेहरा भी किंकियान के चेहरे से कुछ खास बेहतर नहीं था। किंकियान अचानक मुस्कुराए, किंबुई, तुमने मुझे सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया है। किंबुई, तो फिर गुस्से में भी तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये समझ से परे है। किंकियान को किंबुई ने गला घोंटकर मार डाला था और वह काफी देर तक बोल नहीं पाए। उसके होठों के कोने पर मौजूद मुस्कान न तो गायब हुई और न ही बरकरार रही, जिससे वह बेहद उदास लग रही थी। कुछ देर के लिए किंकियान के चेहरे पर भावहीनता छा गई। काफी देर बाद उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। किंबुई। किंकियान के बोलने से पहले ही किंबुई का मुंह मानो किसी तंत्र के वश में होकर रुक गया। अब तुम जरूर यह कह रहे होगे कि तुम मेरी खाल उतारोगे और मेरी नसें निकालोगे और मुझे इतनी क्रूर सजाएं दोगे कि मैं मरने की इच्छा करने लगूंगी। किंकियान स्तब्ध रह गई। कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंत में हजारों शब्द एक वाक्य में सिमट गए, इंसान चोर, तुम मरने जाओ। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला चरम बिंदु। किंकियान के शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार में प्रवाहित हुई और तलवार से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। पल भर में पूरी तलवार एक लाइट सेबर में बदल गई। किंकियान ने लाइट सेबर पकड़ी और किंबुई की ओर बढ़ते हुए उस पर हमला कर दिया। किंबुई ने आने वाले हमले को देखते हुए एक एक शब्द कहा, जीवन का संहार, अमर मृत्युदंड। उसके शरीर की सारी शक्ति किलिंग लाइफ ब्लेड पर केंद्रित थी और किंबुई ने किंकियान की ओर वार किया। किलिंग लाइफ ब्लेड की धार पल भर में घोरकाली हो गई। घोरकाली तलवार से एक भयानक हत्यारा इरादा निकल रहा था, मानो वह पाताल लोक से आया कोई दानव हो। क्लैंग क्लैंग चे फुफ। ये किस तरह की ब्लेड तकनीक है? किंकियान ने विस्मय व्यक्त किया। किंकियान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। किन की तलवार सचमुच भयानक थी। अभी अभी घोर अंधेरे में स्थित किलिंग ब्लेड से एक भयावह काली तलवार की आभा निकली। किंकियान के हाथ में मौजूद प्रकाश की तलवार काली तलवार की आभा से टकरा गई। काली तलवार की आभा ने सीधे लंबी तलवार को दो भागों में बांट दिया और किंकियान के कंधे पर प्रहार किया। फिर क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ते हुए इसकी गति जरा भी कम नहीं हुई। किंकियान ने मुंह से खून थूका और किन की ओर देखा। स्पष्टतः किन की तलवारबाजी की तकनीक उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक बेहतर थी। दरार। किंकियान के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से एक तीखी आवाज आई। दरार। अगले ही क्षण तलवार के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी। टकराना। लंबी तलवार चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए। किन ने कहा, किंकियान, तुम्हारे हाथ में जो लंबी तलवार है वह तो नष्ट हो चुकी है। अब तुम मुझसे लड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगी? क्या यही वह अंतर है जिसके बारे में आपने क्लेश और देह एकीकरण क्षेत्र के बीच बात की थी? मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। किन के प्रहार से किंकियान के कंधे से खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े भीग गए थे। किंकियान ने अपनी स्पेशल रिंग से एक गोली निकाली और उसे निकल लिया, जिससे खून बहना तुरंत बंद हो गया। कुछ ही सांसों में उसके कंधे की चोट अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। इसी दौरान किंगयांग शहर में हंगामा मच गया। अभी अभी किंगयांग शहर के ऊपर आकाश में एक अत्यंत प्रभावशाली काली तलवार की आभा छा गई। किंगयांग शहर के मूल नगर स्वामी नान तियानलोंग तीसरे राजकुमार के साथ पहले ही जा चुके थे। नए नगर स्वामी की साधना अभी नवजात आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में ही थी। अन्य लोगों की साधना तो और भी बदतर थी। वांग परिवार के मुखिया वांग जोंग अभी नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थे। शरीर एकीकरण क्षेत्र में एक संकट क्षेत्र के साधक से लड़ रहे किन यी के पूर्ण बल से किए गए हमले का सामना करते हुए सभी ने अत्यधिक भय का अनुभव किया। ऐसा लग रहा था मानो जरा सी भी हरकत करने पर वे बिना पूरे शरीर के ही मर जाएंगे। वांग जोंग वांग परिवार में खड़ा था, गायब हो चुकी काली तलवार की आभा की दिशा में देखते हुए बोला, यह सचमुच भयानक है। किस तरह की ताकतवर शक्ति इतना भयानक प्रहार कर सकती है? ऐसा प्रतीत होता है कि हमले की दिशा फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला से आ रही है। इतनी दूरी से प्रहार करना और फिर भी इतनी शक्ति रखना वास्तव में अविश्वसनीय है। वांग जोंग ने गिरते तारे की पर्वत श्रृंखला की दिशा में देखा और अंदर की स्थिति का अनुमान लगाया। हालांकि वांग जोंग को फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में हुई घटना के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उसका वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। दो महाशक्तियों के बीच इस तरह की लड़ाई के परिणाम उसे 10 या 8 बार मारने के लिए काफी होंगे। जब तक किसी का दिमाग पानी से भर न जाए तब तक कौन इस मजे में शामिल होगा? वांग जोंग की तरह ही कई लोगों के विचार थे, क्योंकि किन यी ने फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में सभी दानव राजाओं को मार डाला था। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला का खतरा काफी हद तक कम हो गया था और वांग जोंग लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। आज लंबे समय से शांत पड़ी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को एक बार फिर किंगयांग शहर के प्रभावशाली लोगों द्वारा याद किया गया। किंगयांग के हाथ में केवल तलवार का खाली हैंडल बचा था और उसने उसे लापरवाही से फेंक दिया। किंगयांग ने अनिच्छा भरे भाव से कहा, अगर तुमने छोटे चोर मेरे लाल आकाश को धोखे से छीन न लिया होता तो मैं तुम्हारी तलवार को रोकने में असमर्थ कैसे हो पाती? किंग यी ने अपने भंडार से पूरी तरह से गहरे लाल रंग की एक लंबी तलवार निकाली, उसे अपने हाथ में पकड़ा और पूछा, क्या आप इसी तलवार की बात कर रहे हैं? जब किंगयांग ने किंग यी के हाथ में लाल आकाश की तलवार देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, यही वह तलवार है। किंग यी ने शरारती अंदाज में पूछा, क्या तुम इसे चाहते हो? अचानक किंगयांग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और स्कारलेट फॉर्मेट स्वॉर्ड को देखना बंद करते हुए कहा, दादी को अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। किंग यी थोड़ा हैरान हुआ और अविश्वास से पूछा, सचमुच? किंगयांग के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई और उसके चेहरे पर सफलता का भाव झलकने लगा।
उसने कहा, बेशक ये नकली है, भला ये दादी माँ मेरी चीजें क्यों नहीं चाहेंगी? बेवकूफ, तुम्हें धोखा दिया गया है। किंकियान ने अपना हाथ फैलाया और धीरे से चिल्लाई, लाल आकाश, लौट आओ। किन ये के हाथ में मौजूद लाल आकाश की तलवार तुरंत किन ये के नियंत्रण से मुक्त हो गई। किन ये ने अपना विशाल हाथ बढ़ाकर लाल आकाश की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया ताकि वह उससे दूर न जा सके। किंकियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे स्कारलेट फरमेट को वापस लेने से रोका जा सकेगा? किंकियान के बोलते ही स्कारलेट फरमेट तुरंत किन ये के हाथ से गायब हो गया। किन ये ने अपनी खाली हथेली को देखा, वह कुछ खोया हुआ सा लग रहा था। किंकियान के हाथ में स्कारलेट फरमेट प्रकट हुआ और किंकियान ने कहा, किन ये, अगर तुम स्कारलेट फरमेट को अपने रहस्यमय स्थान में रखना जारी रखते हो तो मेरे पास इसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन इसे बाहर निकालना तुम्हारी बेवकूफी है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी चीजें इतनी आसानी से मिल जाएंगी? किन ये ने हल्की सी आह भरी, अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिन भर चीलों के साथ खेलने के बाद चील मेरी आंख में चोंच मार देगी। किंकियान ने विजयी भाव से कहा, छोटे चोर, क्या अब तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा है? हाँ हाँ, किन ये ने गंभीरता से कहा, मेरा दिल अब पश्चाताप से भरा हुआ है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपकी बाकी चीजें मेरे भंडारगृह में स्थायी रूप से सील कर दी जाएंगी। किंकियान ने शुरुआत में तो बहुत गर्व महसूस किया, लेकिन जब किन ये ने बात का हिस्सा कहा तो वह तुरंत नाखुश हो गई। अगर किन ये ने किंकियान के खजाने को नहीं निकाला होता तो उसके पास उन्हें वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता। किंकियान को अचानक ऐसा लगा जैसे वह तिल के दाने उठा रही हो और तरबूज खो बैठी हो। लाल आकाश की तलवार को हाथ में पकड़े हुए और उसे किन ये की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, किन ये, अगर तुम अभी खजाने मुझे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, वरना किन ये, अन्यथा क्या, ये जानते हुए कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुमने अपना इरादा बदलकर मेरी जान बख्श दी। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे हर तरह की क्रूर सजा देकर तड़पा तड़पा कर मार डालोगे। क्या तुमने अचानक अपना मन बदल लिया? किंकियान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे मार डालो। आओ, मार डालो। क्विंकियान, आप। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला दिव्य ताला। लाल आकाश की तलवार से लाल रंग की तलवार की रोशनी की लकीरें निकली और तलवार की रोशनी ने किन ये को अपने अंदर लपेट लिया। किंकियान, चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तलवार की रोशनी अचानक जंजीरों की लकीरों में बदल गई, जिसने किन ये को मजबूती से जकड़ लिया। किन ये ने इन जंजीरों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें स्थिर रहीं। स्वर्गीय निर्जन तलवार कला दिव्य काटा। स्कारलेट फरमेट स्वॉर्ड पर तलवार की रोशनी केंद्रित हुई और वह रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई और किन ये की ओर बढ़ गई। किन ये, फिर से वही चाल। किंकियान, हम तुमने टोस्ट पीने से इनकार कर दिया, इसलिए तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। अब तुम जाकर मर जाओ। 8-9 रहस्यमयी कला विधि, स्वर्ग और पृथ्वी। किन ये ने जोर से चिल्लाया। चटक चटक, किन ये का शरीर बड़ा होता गया और उसके शरीर पर लगी जंजीरों से चटकने की आवाज आई। दरार, किन ये के शरीर का आकार 100 झांग होने के बाद जंजीरें टूट गईं। किन ये के चेतना सागर में किलिंग ब्लेड प्रकट हुआ, जो पूरी युद्ध मुद्रा में प्रतीक्षा कर रहा था। किंकियान की तलवार का हल्का हमला किन ये के चेतना सागर पर पहुंचा। किन ये ने पहले ही क्षण में किलिंग ब्लेड को नियंत्रित करते हुए आगे की ओर धावा बोला और तलवार की रोशनी को चूर चूर कर दिया। हत्यारा ब्लेड चेतना के सागर से बाहर निकला, 10 झांग लंबा हो गया और किन ये के हाथ में आ गया। किन ये ने किंकियान से कहा, वही चाल मुझ पर काम नहीं करती। किंकियान ने 100 झांग लंबे किन ये की ओर देखा और बुदबुदाया, पौराणिक महान दिव्य शक्ति, नियम, स्वर्ग और पृथ्वी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसे जानने वाले बहुत कम लोग थे। भला किसी को इतनी अद्भुत विरासत कैसे मिल सकती है? आप कौन हैं? किन ये, तुम्हारी दृष्टि खराब नहीं है, तुम विधि, आकाश और पृथ्वी का ज्ञान रखते हो। बोलने के बाद किन ये ने दिखावटी ढंग से कहा, मैं आदिम युग की एक महान शक्ति का पुनर्जन्म हूँ। तुम छोटे लोमड़ियों, मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते? किंकियान ने कुछ संदेह के साथ कहा, सचमुच? किन ये ने बिना शर्माए झूठ बोला, असली चीज है, बिल्कुल असली है। मुझे लगता है तुम भूत हो, किंकियान ने कहा। किन के चिढ़ाने वाले हावभाव को देखकर किंकियान समझ गई कि उसे धोखा दिया गया है। स्वर्ग निर्जन तलवार कला, स्वर्ग निर्जन तलवार डोमेन। किंकियान ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल रंग की लंबी तलवार में डाल दी। लाल रंग की लंबी तलवार से तलवार की रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो पूरी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को ढक रही थीं। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षस जमीन पर पड़े कांप रहे थे। किन के सामने का नजारा बदल गया, हालांकि वह अभी भी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में ही था, लेकिन जहां तक नजर जाती थी सब कुछ लाल रंग का ही था। किंकियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह मेरे जीवन में सीखा गया सबसे शक्तिशाली दाम है, आप शांति से अपने रास्ते जा सकते हैं। तलवार के क्षेत्र में होने के कारण किन का शरीर चारों दिशाओं से एकत्रित दमन की भावना के अधीन था। किन तलवार का क्षेत्र मेरे पास भी है, जीवन का वध, मृत्यु का क्षेत्र। किन को केंद्र मानकर अंधकार में क्षेत्र तेजी से फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला की ओर फैल गया, किंकियान के हेवन डेसोलेट स्वॉर्ड डोमेन के साथ ओवरलैप करता हुआ। किंकियान ने फिर कहा, तुम्हारे पास एक डोमेन कैसे हो सकता है? यह तो विपत्ति क्षेत्र का एक अनूठा संकेत है। किन ने हल्के से कहा, संकट क्षेत्र का एक अनूठा संकेत। ओह, ऐसा लगता है कि मैं इसे नवजात आत्मा क्षेत्र में जानती थी। किंकियान ने एक ही झटके में इसका खंडन किया, असंभव, बिल्कुल असंभव। नवजात आत्मा क्षेत्र में किसी का भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। प्राचीन काल से ही एकीकरण क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले बहुत कम लोग हैं और वे सभी प्रतिभाशाली हैं। किंकियान ने संशयपूर्वक पूछा, क्या आप वास्तव में किसी प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है? किन अगर तुम मेरे हमले से बच गए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जीवन का संहार विनाश। अंधेरे क्षेत्र में एक रक्तचंद्र चंद्रमा उदय हुआ, जिसने फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को ढक लिया। रक्तचंद्र के भीतर असंख्य वध करने वाले ब्लेड के प्रेत संघनित हुए और उन सभी ने किंकियान को मार डाला। जीवन का वध, नरसंहार। किन ने तीव्र गति से कंपन करने वाली वध करने वाली तलवार को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से किंकियान की ओर वार किया। बूम! किंकियान के शरीर पर चारों दिशाओं से वध करने वाले तलवारबाज प्रेतों ने हमला किया। किन के पूरे वार का सामना करते हुए किंकियान चिल्लाई, स्वर्ग निर्जन तलवार कला हिलाओ। लाल तलवार की रोशनी ने किंकियान को घेर लिया। तेज गति से कंपन करता हुआ वध करने वाला ब्लेड किंकियान पर गिरा।
बूम। किंकियान आसमान से बेहद तेज गति से जमीन पर गिरी। जमीन पर सैकड़ों मीटर व्यास और दर्जनों मीटर गहराई वाला एक गड्ढा दिखाई दिया। हमला रुका नहीं और विशालकाय केनबुई ने पहाड़ी के आकार की वध करने वाली तलवार को पकड़े रखा और लगातार वार करता रहा। नाजुक क्षण में किंकियान ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और अपने रक्त के सार को जला दिया। स्वर्ग निर्जन तलवार कला बच निकलो। किंकियान का शरीर मुश्किल से हमले से बच पाया और दूर उड़ गया। बूम बूम, धमाका। वध करने वाले ब्लेड ने जमीन पर वार किया, उसे ऐसे चीर दिया जैसे टोफू को काटा जाता है। जमीन तेजी से नीचे धंस गई और केनबुई ने वध करने वाली तलवार वापस ले ली। जहां अभी अभी खुदाई की गई थी वहां कई हजार मीटर का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। उस विशाल गड्ढे के केंद्र में भूमिगत जल लगातार बहता रहा और जल्द ही एक छोटी झील में एकत्रित हो गया। किंकियान ने जमीन पर बनी छोटी झील को देखा और उसे अचानक डर का अनुभव हुआ। अगर यह चाकू उसे लग जाता तो उसे भी जीवित रहने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। केनबुई का हमला जारी रहा। जीवन का संहार, विनाश, अमरवध। यह पहली बार था जब केनबुई ने विनाश और अमरवध को एक साथ संयोजित किया था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। वध करने वाले ब्लेड से लगातार चाकू की आवाजें गूंज रही थीं। तलवार एकदम काली हो गई जिससे एक प्रबल घातक इरादा झलक रहा था और तलवार के केंद्र में हल्का सा खून जैसा लाल रंग दिखाई दिया। किंकियान ने वध करने वाले ब्लेड पर व्याप्त शक्तिशाली घातक इरादे को महसूस किया और विस्मय से कहा, यह किस प्रकार की चाकू तकनीक है? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? भागो, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। किंकियान ने अपने मन से सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और केवल एक ही विचार को शेष रहने दिया, यानी भाग निकलना, केनबुई के हमले से बचना। उसे पूर्वाभास हो गया था कि अगर उसे केनबुई के इस हमले का सामना करना पड़ा तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। केनबुई ने तुरंत 2 चाकू निकाले और चाकू की रोशनी की 2 किरणें दिखाई दी। चाकू की रोशनी की एक किरण आधी मूर्त और आधी अदृश्य थी। चाकू जैसी रोशनी की दूसरी किरण घोर काली थी जिससे एक अत्यंत दबदबे वाली आभा निकल रही थी। चाकू जैसी रोशनी की 2 किरणें किंकियान पर टिक गईं और तेजी से उस पर हमला कर दिया। रास्ते में तेज रोशनी की 2 किरणें 2 अजगरों की तरह एक दूसरे से उलझ गईं और आपस में विलीन होने लगीं। लगभग पल भर में तेज रोशनी की 2 किरणें आपस में मिलकर एक ऐसी तेज रोशनी की किरण बन गईं जो घोर काली थी और उसमें खून के लाल रंग की हल्की सी झलक थी। वूश। चाकू की रोशनी की गति बहुत बढ़ गई और उसने पलक झपकते ही भागती हुई किंकियान को पकड़ लिया। किंकियान ने पास ही में मौजूद चाकू की रोशनी की ओर पीछे मुड़कर देखा और उसकी आवाज में थोड़ी हताशा थी। नहीं। बूम 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 बूम। केनबुई ने किंकियान की हताश आवाज सुनी और उसका इरादा बिल्कुल भी नर्म दिल होने का नहीं था। दूसरी तरफ के लोग उसे मारने आए थे और दुश्मन के प्रति दयालु होना खुद के प्रति क्रूरता करने के समान है। चाकू की रोशनी निर्दयतापूर्वक किंकियान पर पड़ी। किंकियान का शरीर पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और चाकू की रोशनी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला पर लगातार प्रहार करती रही। बूम। पूरी पर्वत श्रृंखला कांपने लगी। बूम। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को तेज रोशनी में चाकू से टोफू काटने की तरह बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। बूम। तेज भार वाला चाकू फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में गहराई तक हमला करता रहा। उस समय फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के ऊपर से देखने पर फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के भीतर एक गहरा काला छेद दिखाई दे रहा था। तेज रोशनी वाली वह किरण फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला में हजारों मीटर नीचे जमीन में जा गिरी और फिर मुश्किल से रुकी। टकराना। चाकू की रोशनी क्षीण नहीं हुई बल्कि चारों दिशाओं में फैल गई जिससे चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। कुछ समय के लिए तेज रोशनी के कारण हजारों मीटर गहरा गड्ढा दिन के उजाले की तरह चमक रहा था। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला लगातार हिलती रही। तेज रोशनी के प्रभाव में हजारों मीटर गहरा गड्ढा धीरे धीरे गायब होने लगा और यह अत्यंत तीव्र गति से परिधीय क्षेत्रों में फैल रहा था। कुछ ही पलों में फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला का 1/3 हिस्सा गायब हो गया। कुछ ही सांसों के बाद पूरी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला गायब हो गई। फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला का मूल स्थान एक अथाह खाई में बदल गया। खाई के किनारे से अभी भी धुंधले रूप से फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व के निशान देखे जा सकते थे। क्या यह विनाश और अमर संहार की संयुक्त क्षमता है, इतनी शक्तिशाली? केनबुई ने नीचे देखते हुए बुदबुदाया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। केनबुई को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। पहले वह पाठ से विनाश का सही अर्थ नहीं समझ पाता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने पूरी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला गायब हो गई। केनबुई ने वास्तव में विनाश का अर्थ महसूस किया जिसमें आत्मा और पदार्थ दोनों का मिट जाना शामिल है। यदि केवल विनाश का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से यह इतना भयावह प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अमर संहार के साथ मिलकर यह अत्यंत शक्तिशाली चाकू तकनीक काम आएगी। इन दोनों का संयोजन 2 से 1 अधिक नहीं है, बल्कि फाइट द लैंडलॉर्ड गेम में लिटिल किंग और बिग किंग की तरह यह संयोजन रॉयल फ्लश है। उस जगह को देखकर जहां चाकू की रोशनी ने अभी अभी किंकियान को चीर डाला था, केनबुई ने संदेह से पूछा, क्या वह सचमुच मर गई है? इस संदेह का कारण यह है कि केनबुई को अभी अभी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। किंकियान को मारना बहुत आसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय चाकू की रोशनी किंकियान पर पड़ी। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि किंकियान का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हवा में छटपटा रहा हो। केनबुई, मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम मेरे लिए मरोगे। स्वर्ग निर्जन तलवार कला, स्वर्ग निर्जन तलवार डोमेन। नर्म आवाज सुनकर केनबुई को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, वह मरी नहीं है। किंकियान ने अपनी लाल रंग की लंबी तलवार लहराते हुए केनबुई पर पीछे से हमला किया। उसके चेहरे के भाव बेहद जटिल थे। क्रोध, भय, लंबे समय तक बनी रहने वाली आशंका और सदमे से भरे हुए थे। अभी अभी उसने क्या देख लिया था? उसकी आंखों के सामने पूरी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला गायब हो गई थी, नष्ट नहीं हुई थी। यह बिना किसी निशान के गायब हो गया, मानो किसी ने इसे जबरदस्ती इस दुनिया से मिटा दिया हो। अगर उसने 9 पूंछ वाले कबीले की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल न किया होता, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, तो वह फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के साथ ही मिट गई होती। किंकियान को अचानक एहसास हुआ कि केनबुई के निर्मम कृत्यों को देखते हुए उसे बदला लेना एक गलती थी। केनबुई ने किंकियान की ओर मुड़कर देखा, मानो वह विनाश ब्लेड तकनीक का उपयोग कर रही हो, और चिल्लाई, नरसंहार विनाश। बूश। किंकियान एक डरी हुई चिड़िया की तरह हमला करने की जहमत नहीं उठाई और तेजी से दूर भाग गई।
कुछ सांसें लेने के बाद किंकियान को अपने पीछे से कोई आक्रमण तरंग महसूस नहीं हुई। वह रुक गई और पीछे मुड़ गई। उसने देखा कि किनबुई उसे चिढ़ाने वाले भाव से देख रही थी। किंकियान क्रोधित और क्रोधित दोनों थी और उसने धीरे से चिल्लाकर कहा, किनबुई, तुम बेशर्म हो। किनबुई, नरसंहार आत्माओं का बिखराव। किंकियान बिना हिले डुले या इधर उधर भागे स्थिर खड़ी रही और बोली, तुम्हारे ही कहे एक वाक्य को उधार लेते हुए कहूं तो वही चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। कई फीट लंबी वध करने वाली तलवार कुछ ही पलों में सिकुड़कर हथेली के आकार की हो गई। किनबुई की दिव्य चेतना और पाताल लोक की मृत्यु की आभा स्लॉटर ब्लेड में समाहित हो गई। आधा सुनहरा और आधा काला वध करने वाला ब्लेड किंकियान की ओर तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही वह किंकियान के सामने आ गया और उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। वध करने वाली तलवार ने किंकियान की चेतना के सागर में प्रवेश किया। किंकियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और बड़बड़ाते हुए बोली, धिक्कार है, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? किनबुई ने अब लुप्त हो चुकी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के खंडहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही थी, मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहती हूँ। किंकियान काफी देर तक अवाक रही। उसे अचानक लगा कि किनबुई की बातें काफी हद तक सही थीं। बिना किसी झिझक के किंकियान ने तुरंत अपनी लाल रंग की लंबी तलवार को बचाव के लिए संभाला। स्वर्ग निर्जन तलवार कला दिव्य रक्षा। किंकियान की चेतना के सागर के भीतर से एक जबरदस्त शक्ति निकली जिसने वध तलवार को मजबूती से अपनी जगह पर रोक दिया। उसी तरह के हमले का सामना करते हुए इस बार स्लॉटर ब्लेड को नेदर डोमेन की मृत्यु आभा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्लेड आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्लॉटर ब्लेड को अपनी सुरक्षा को भेदते हुए देखकर किंकियान थोड़ी घबरा गई। स्लॉटर ब्लेड के दिव्य चेतना हमले का प्रतिरोध करने के लिए उसके पास केवल दिव्य रक्षा ही थी। अन्य तरीकों का दैवीय चेतना के हमलों के विरुद्ध लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्लैंग! स्लॉटर ब्लेड ने एक चीख निकाली और किंकियान की चेतना के सागर की रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए संघर्ष किया। पफ! बंधनों से मुक्त होकर स्लॉटर ब्लेड एक ऐसे जंगली घोड़े की तरह था जिसे खुला छोड़ दिया गया हो। यह किंकियान के चेतना सागर के भीतर लगातार आक्रमण करता रहा। बूम बूम, धमाका। किंकियान के कानों को ऐसा लग रहा था जैसे लगातार तोपों से गोले दागे जा रहे हों। लगातार तेज आवाजें आ रही थीं। किंकियान की चेतना का सागर जल्दी ही मकड़ी के जाले की तरह हो गया जिसमें जगह जगह छेद थे। किंकियान ने दांत पीसते हुए बाकी किसी चीज की परवाह न करते हुए कहा, चेतना का सागर एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। एक बार टूट जाने पर इसका किसान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 9 पूंछों वाली गुप्त तकनीक पूंछ काटना। किंकियान के पीछे 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी का एक प्रेत प्रकट हुआ। अंतर यह था कि इस 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी की केवल 8 पूंछें थीं। दरार! एक हल्की सी आवाज आई और 9 पूंछ वाली सफेद लोमड़ी की 8 पूंछों में से एक और पूंछ गिर गई। किंकियान किनबुई से बहुत दूर एक सुनहरी टेडी की तरह दिखाई दी जो अपना खोल उतार रही हो। किंकियान की मूल स्थिति में एक मुलायम सफेद पूंछ और हथेली के आकार का वध करने वाला ब्लेड रह गया था। किनबुई ने हाथ बढ़ाकर वध तलवार को वापस बुला लिया जो उसके हाथ में अपने मूल आकार यानी 10 फीट में लौट आई। उस मुलायम सफेद पूंछ को देखते हुए किनबुई ने कहा, तो यही वह तरीका है जिसका इस्तेमाल तुमने अभी भागने के लिए किया। किंकियान ने किनबुई को नजरअंदाज करते हुए गुस्से से उसे घूरकर देखा। यह देखकर कि किंकियान उसे नजरअंदाज कर रही है, किनबुई ने बोलना बंद कर दिया और वध करने वाली तलवार से किंकियान पर एक और हमला करने ही वाला था। अचानक किंकियान वहीं पर उकड़ू बैठ गई, दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लिया, अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और रोते हुए बोली, किनबुई, तुम छोटे चोर, तुमने अभी अभी मुझे लगभग मार ही डाला था। किनबुई ने अपना हमला रोक दिया। किंकियान को हैरानी भरी निगाहों से देखते हुए हिचकिचाते हुए पूछा, अब तुम कौन सा नाटक कर रही हो? किंकियान, किनबुई, महिलाओं को धमकाने के अलावा तुम्हारे पास और क्या क्षमता है? क्या तुम्हारी भावनात्मक बुद्धि थोड़ी भी अधिक नहीं हो सकती? क्या साधना ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है? किनबुई ने भावहीनता से कहा, तुमने ही तो पहले मुझे मारने की इच्छा जताई थी। बेशक मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मैं तुम्हें सचमुच मुझे मारने नहीं दे सकती, है ना? मैंने तो बस तुम्हें डराने और तुमसे अपना सामान वापस लेने के लिए ऐसा कहा था। किसने सोचा होगा कि तुम युद्ध में इतने ताकतवर और इतने डरावने होगे? जैसे जैसे किंकियान बोलती गई उसका दुख बढ़ता गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। नीचे लुप्त हो चुकी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के खंडहरों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, इतनी विशाल फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला, तुमने उसे एक ही बार में नष्ट कर दिया। मेरे 9 पूंछ वाले लोमड़ी कबीले की एक पूंछ हर 1000 साल में केवल एक बार उगती है और उनमें से 2 का इस्तेमाल आपके 2 निश्चित रूप से जानलेवा हमलों के तहत मौत के बदले किया गया था। अगर 9 पूंछ वाले लोमड़ी कबीले की प्रतिभा न होती तो मैं तुम्हारे हाथों 2 बार मर चुका होता। क्या तुम सच में इंसान हो? किंकियान को बुरी तरह रोते देख किनबुई वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दोनों तरफ सन्नाटा छा गया। गिरते तारे की पर्वत श्रृंखला की गरिमामयी लोमड़ी दानव महारानी को, जिसकी साधना विपत्ति पालौकिक स्तर तक पहुंच चुकी थी, अपने सामने इस अवस्था में देखकर किनबुई को लगा कि अगर यह दृश्य दूसरों ने देख लिया तो अगर यह बात फैल गई तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। किनबुई ने किंकियान को रोना बंद कराने के तरीके खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई अच्छा उपाय सूझा नहीं। इसलिए वह केवल हकलाते हुए बोला, अरे किंकियान, क्या तुम अभी भी लड़ रही हो? किनबुई की यह बात सुनकर किंकियान और भी जोर से रोने लगी और बोली, लड़ो लड़ो, हे भगवान, क्या तुम्हारा दिमाग दिन भर लड़ने में ही लगा रहता है? किंकियान के ये कहने पर कि वह लड़ाई नहीं कर रही है, किनबुई ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियम प्रकटीकरण का उपयोग करना बंद कर दिया। उसका शरीर तुरंत अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया और उसी समय वध तलवार भी अपनी सामान्य अवस्था में आ गई। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? किनबुई ने पूछा। किंकियान कुछ नहीं बोली, दूर अकेली रोती रही, मानो कोई सताई हुई कमजोर औरत हो। किनबुई ने संकोच से कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा सामान तुम्हें लौटा दूं और तुम रोना बंद कर दो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंकियान रोते हुए खड़ी हो गई। किनबुई को लगा कि किंकियान मान गई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, किंकियान अत्यंत तेज गति से दूर उड़ गई। उसकी आवाज किनबुई के कानों में गूंजती रही, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। पहले तुम उसे मेरे लिए सुरक्षित रखो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगी, तैयार रहना। अंत में, किनबुई, याद रखना, तुमने मुझे 2 बार मारा है, तुम पर मेरी 2 जिंदगियों का कर्ज है। किंकियान की बातें सुनकर किनबुई को थोड़ा अजीब सा लगा।
वह वहीं खड़ा रहा और किंकियान को अपनी नजरों से ओझल होते हुए देखता रहा और उलझन में बोला, समझ से परे, इस बार तुमने मुझे ढूंढने की पहल की और कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और फिर तुमने कहा कि तुम वास्तव में मुझे मारना नहीं चाहते थे। वह यूं ही चली गई और यहाँ तक कह गई कि अगली बार जरूर आएगी। किनबुई ने अपने हाथ में वध तलवार उठाई और वध तलवार से कहा, लाल कमल, क्या तुम्हें लगता है कि यह महिला रहस्यमय है? स्लॉटर ब्लेड में हल्की सी कंपन हुई और रेड लोड्स की ठंडी फुफकार किनबुई के कानों में गूंज उठी। रेड लोड्स की ठंडी फुफकार सुनकर किनबुई को लगा कि रेड लोड्स का मूड कुछ ठीक नहीं है। एक भिक्षु की तरह सिर खुजाते हुए किनबुई ने बुदबुदाते हुए कहा, आज क्या हो रहा है? ताली बजाओ, ताली बजाओ। दूर से तालियों की आवाज आई और यंग जी की आकृति दिखाई दी। यंग जी ने किनबुई की ओर मुस्कुराते हुए देखा, भाई किन, इन वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान आपकी साधना में तेजी से सुधार हुआ है। किनबुई को लंबे समय से पता था कि यंग जी आ चुका है और जब वह और किंकियान लड़ रहे थे तब वह छुपकर युद्ध देख रहा था। किनबुई ने विनम्रता से कहा, भाई यंग जी मुझ पर हंस रहे हैं। यंग जी ने उनकी प्रशंसा करने में जरा भी संकोच नहीं किया। अगर मुझे यकीन नहीं होता कि यह आभा वास्तव में भाई किन की है तो मैं आपको पहचानने की हिम्मत नहीं करता। एक ही बार में संपूर्ण फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला को नष्ट करने वाले भाई किन को मेरे महान मिंग राजवंश में एक उस्ताद माना जा सकता है। भाई किन के लौटने पर उनके स्वागत के लिए मैंने किंगयांग शहर के नगर प्रमुख के महल में एक विशेष भोज का आयोजन करवाया है। चलिए अब वहां चलते हैं और भोजन करते हुए बातें करते हैं। किनबुई, ठीक है। दोनों किंगयांग शहर के नगर प्रमुख के महल में गए। रास्ते में किनबुई ने अपनी अन्वेषण दृष्टि का उपयोग करके यंग जी को देखा। किनबुई के सामने यंग जी की साधना का प्रारंभिक चरण प्रकट हुआ, जो संकट क्षेत्र के शुरुआती चरण का था। संकट के क्षेत्र में भी किनबुई ने मन ही मन सोचा। दोनों नगर प्रमुख के महल में पहुंचे। किंगयांग शहर के नए नगर प्रमुख हुआंग यान ने जल्दी से आगे बढ़कर यंग जी को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम तीसरे राजकुमार। यंग जी ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं। हुआंग यान ने आदरपूर्वक कहा, तीसरे राजकुमार, भोज तैयार है, कृपया इधर आइए। यंग जी ने किनबुई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किन, कृपया। किनबुई, भाई यंग जी बहुत विनम्र है। नगर प्रमुख के महल के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही किनबुई और यंग जी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हुआंग यान एक तरफ खड़ी होकर सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल कर रही थी और उसने यंग जी से सावधानी से कहा, तीसरे राजकुमार, मुझे कुछ सूचना देनी है। यंग जी, नगर स्वामी हुआंग, कृपया बोलें। हुआंग यान, तीसरे राजकुमार के आने से ठीक पहले किंगयांग शहर के ऊपर एक अत्यंत भयानक काली तलवार जैसी रोशनी उड़ती हुई दिखाई दी। सौभाग्य से यह तलवार की रोशनी किंगयांग शहर के भीतर नहीं गिरी, अन्यथा किंगयांग शहर शायद कम से कम 1/3 नष्ट हो गया होता। तीसरे राजकुमार, क्या आप इसकी जांच के लिए किसी को भेजना चाहते हैं? यंग जी ने समझाया, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, इस कृपाण प्रकाश का मालिक आपके सामने ही है। हुआंग यान ने संदेह से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि काली तलवार की रोशनी तीसरे राजकुमार महामहिम द्वारा ही छोड़ी गई हो? यंग जी ने अपना सिर हिलाया और किनबुई की ओर देखा। यह तलवार की रोशनी भाई किन द्वारा छोड़ी गई थी। हुआंग यान थोड़ा हैरान हुई। उसने संयमित किनबुई की ओर देखा और जल्दी से कहा, तो इसे युवा स्वामी किन ने ही छोड़ा था। कृपया मेरी कमजोर दृष्टि के लिए क्षमा करें। किनबुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी समय नगर प्रमुख के महल से एक सैनिक दरवाजे पर आया और हुआंग यान को सावधानी पूर्वक देखने लगा। सैनिक का रूप देखकर हुआंग यान समझ गया कि उसे किसी मामले से निपटना होगा और उसने किनबुई और यंग जी से कहा, तीसरे राजकुमार, युवा स्वामी किन, कृपया मुझे एक पल के लिए क्षमा करें। यंग जी, आगे बढ़ो। हुआंग यान के जाने के बाद यंग जी ने किनबुई को ऊपर से नीचे तक देखा। किनबुई यंग जी की निगाहों से थोड़ा घबरा गया और बोला, भाई यंग जी, क्या कुछ गड़बड़ है? यंग जी ने किनबुई की ओर देखा और कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, अभी तो बस कुछ ही साल बीते हैं। भाई किन वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र से एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी युद्ध शक्ति ने संकट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में विशाल लोमड़ी दानव सम्राट को भी खदेड़ दिया है। मुझे डर है कि अगर हम अभी सचमुच लड़ें तो शायद मैं भाई किन का प्रतिद्वंद्वी न बन पाऊं। किनबुई ने कहा, भाई यंग जी बहुत ही विनम्र है। किनबुई को यंग जी से तीव्र खतरे का आभास हुआ। अगर वे सचमुच लड़ते तो दोनों के जीतने की संभावना 50-50 होती। यदि किनबुई वास्तव में यंग जी को हराना चाहता था तो उसके पास अपनी साधना में और अधिक सुधार होने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब से यंग जी ने किनबुई की असली युद्ध शक्ति देखी थी तब से वह बहुत खुश था। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, भाई किन की साधना जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा होगा। हाँ, आइए सिर्फ बातें ही न करें, खाना खाएं और शराब पिएं। कुछ राउंड शराब पीने के बाद यंग जी की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं और उसने कहा, भाई किन, इस वापसी के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? किनबुई ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, धन्यवाद भाई यंग जी, आपने मुझे उस समय जो आध्यात्मिक पत्थर दिए थे उनके लिए। मैं इस बार भाई यंग जी की मदद करने के लिए लौटा हूँ। अगर भाई यंग जी को मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। यंग जी ने किनबुई के कंधे पर थपथपाते हुए ईमानदारी से कहा, भाई किन वफादार और नेक है। मैंने उस समय आपके बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनाई थी। सच कहूं तो भाई किन, मुझे इस समय जनशक्ति की आवश्यकता है, विशेष रूप से भाई किन जैसे असाधारण युद्ध क्षमता वाले विशेषज्ञों की। इस बारे में बात करते हुए यंग जी ने हल्की सी आह भरी। हाल के वर्षों में दरबार में अधिक से अधिक लोगों ने मेरे बड़े भाई का समर्थन किया है और यहाँ तक कि वे ताकतें भी जो हमेशा तटस्थ रही थी मेरे बड़े भाई की ओर मुड़ गई हैं। इन राजकुमारों में से मैं ही एकमात्र ऐसा हूँ जो अपने बड़े भाई के लिए खतरा बन सकता हूँ। मेरे बड़े भाई ने हमेशा मुझे अपने लिए कांटा समझा है। अगर इस बार वह सचमुच सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता है तो मुझे डर है कि सिंहासन पर बैठने के बाद वह सबसे पहले मुझे ही मार डालेगा। किनबुई ने सिर हिलाकर कहा, भाई यंग जी, क्या आपके पास इस स्थिति से निकलने का कोई तरीका है? यंग जी ने एक गिलास शराब पी, चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि बाहर कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा है। उसने किनबुई के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बेशक इस स्थिति को संभालने का एक तरीका है। मेरा बड़ा भाई दबंग है और उसे हमारे पिता का समर्थन और स्नेह प्राप्त है। वह जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक भी है।
अपने बड़े भाई के विपरीत मैंने हमेशा उदार शासन की वकालत की है और अपने अधीनस्थों के साथ कभी भी कठोर व्यवहार नहीं किया है। अदालत में कई लोग गुस्सा करने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि वे ऊपरी तौर पर मेरे बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी दिखते हैं, लेकिन उनके दिलों में द्वेष भरा हुआ है। अब बस इन लोगों के दिलों में पनप रहे असंतोष को भड़काने का मौका चाहिए। उस समय मेरे बड़े भाई की सत्ता को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा और मैं इस अवसर का लाभ उठाकर इन शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकता हूं। अपने बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किन गुई ने संदेहपूर्वक पूछा, भाई यंग जी, क्या आपके द्वारा बताए गए समाधान से केवल आप ही उससे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? यंग जी का चेहरा कड़वाहट से भर गया और उसने कहा, पहले के वर्षों में मैं अपने बड़े भाई से डटकर मुकाबला कर सकता था, लेकिन हाल के वर्षों में महान मिंग राजवंश आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रस्त रहा है। उत्तर में जहां इसकी सीमा महान किन राजवंश से लगती है, वहां कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। हाल के वर्षों में मेरे पिता का मानना है कि युद्ध के समय में स्थिति को केवल मेरे बड़े भाई के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। मेरे पिता का मानना है कि मेरा व्यक्तित्व समृद्धि के समय के लिए अधिक उपयुक्त है। इसलिए मेरे पिता के समर्थन के साथ हाल के वर्षों में अदालत में मेरा समर्थन करने वाली ताकतों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और स्थिति एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। अगर मैंने अभी जिस योजना का जिक्र किया है वह सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो इससे मेरे बड़े भाई को स्थिति को विकसित करने और स्थिर करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। यंग जी की बातें सुनने के बाद किन बुई ने अपना सिर नीचे कर लिया और सोच में डूब गया। कुछ देर बाद किन बुई ने अपना सिर उठाया और यंग जी की ओर देखकर कहा, भाई यंग जी, अगर प्रथम राजकुमार मारा जाता है तो क्या आप स्थिति को संभाल सकते हैं? बिना सोचे समझे यंग जी ने अवचेतन रूप से कहा, बेशक मैं स्थिति को नियंत्रित कर सकती हूँ। अचानक यंग जी ने प्रतिक्रिया दी और हैरानी से किन बुई की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम कह रहे हो? जैसा कि यंग जी ने सोचा, किन बुई ने सिर हिलाया। असंभव, मेरे बड़े भाई की साधना पहले ही विपत्ति क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच चुकी है और यहाँ तक कि एक महायान क्षेत्र का विशेषज्ञ भी उनकी रक्षा कर रहा है। भाई किन की युद्ध क्षमता वास्तव में असाधारण है। एकीकरण क्षेत्र से विपत्ति क्षेत्र का मुकाबला कर पाना महान मिंग राजवंश में एक दुर्लभ उपलब्धि है। लेकिन भाई किन की साधना आखिरकार पर्याप्त नहीं है। मुझे डर है कि आप न केवल मेरे बड़े भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि खुद को भी खतरे में डाल देंगे। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे विश्वास है कि भाई किन की प्रतिभा के साथ आप भविष्य में निश्चित रूप से इसे कर पाएंगे। अभी हमें जो करने की जरूरत है वह है शांत और संयमित तरीके से विकास करना। किन बुई को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए एक महायान क्षेत्र का विशेषज्ञ भी मौजूद होगा। ये सोचते हुए किन बुई ने अपने सामने खड़ी यंग जी को एक अलग ही नजर से देखा। शक्ति में इस तरह के अंतर के बावजूद यंग जी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल था, जो वास्तव में आसान नहीं था। किन बुई ने पूछा, भाई यंग जी, आप वर्तमान स्थिति को कब तक बनाए रख सकते हैं? यंग जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मैंने अभी जिस रणनीति का जिक्र किया है वह इस स्थिति को तोड़ने में कारगर साबित होती है तो मैं 3 साल तक टिक सकता हूँ। किन बुई, अगर यह काम न करे तो क्या होगा? यंग जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो अब सिर्फ 1 साल बचा है। अगर उत्तरी महान किन राजवंश ने बहुत ज्यादा दबाव डाला तो समय और भी कम हो जाएगा। किन बुई ने कहा, भाई यंग जी, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से 1 साल के भीतर प्रथम राजकुमार को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। यंग जी को किन बुई की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किन बुई के दृढ़ भाव को देखकर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस इतना बोला, मैं भाई किन पर विश्वास करता हूँ। यंग जी के बोलने के बाद उसे अचानक यह एहसास हुआ कि किन बुई वास्तव में ऐसा करने में सक्षम प्रतीत होती है। यह विचार उसके मन में आया। यंग जी ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मैं शराब के नशे में हूँ, मुझसे ऐसा अवास्तविक विचार कैसे आ सकता है। भोज आधी रात को समाप्त हुआ। यंग जी और किन बुई ने अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए शराब पी और शराब को घोलने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे नशे में धुत होकर बेहोश हो गए। हालांकि किन बुई ने भी काफी शराब पी थी, फिर भी वह होश में रहा। अपनी दिव्य इंद्रियों से उसके शरीर का अवलोकन करते हुए उसके शरीर पर नशे का अंतिम निशान तुरंत गायब हो गया। डिंग, महाकाव्य मिशन शुरू। शाही राजधानी जाओ और 1 वर्ष के भीतर महान मिंग राजवंश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनो। असफल होने पर विनाश। मिशन पुरस्कार 200 विशेषता अंक, 89 जादुई कला की अलौकिक शक्ति, ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश। किन बुई के कान में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। हाल ही में जारी किए गए मिशन को देखते हुए किन बुई ने मेज पर गहरी नींद में सो रही यंग जी की ओर देखा और कहा, भाई यंग जी, ऐसा लगता है कि आपका सिंहासन पक्का है। हालांकि इस मिशन का यंग जी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर किन बुई महान मिंग काल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता तो यंग जी को सिंहासन पर आसीन होने में सहायता करना आसान हो जाता। अगले दिन सूर्योदय हुआ। यंग जी मेज पर लेटे लेटे धीरे धीरे जागा, चारों ओर देखा। उसका मन ऊंचे अस्पष्ट था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करते हुए कुछ ही सांसों में यंग जी के शरीर पर मौजूद सारा नशा उतर गया और उसका मन शांत हो गया। यंग जी, जो जाग चुकी थी, तुरंत खड़ी हो गई। किन बुई ने दरवाजा खोला और बाहर से अंदर आ गया। यंग जी को जागते देख उसने कहा, भाई यंग जी, तुम जाग गए। यंग जी ने सिर हिलाते हुए कहा, कल रात शराब पीकर मैंने भाई किन को खूब हंसाया। किन बुई ने कहा, भाई यंग जी, आप क्या कह रहे हैं? हर किसी के दिल में उदासी का एक स्थान होता है और शराब की मदद से इसे दूर करने में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, भाई किन सही कह रहे हैं, यंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यंग जी और किन बुई कमरे से बाहर निकली और वहां उनकी मुलाकात हुआंग यान से हुई, जो तेजी से उनकी ओर आ रही थी। हुआंग यान का चेहरा थोड़ा अजीब था और वह यंग जी से बात करने में हिचकिचा रहा था। यंग जी ने कहा, नगर स्वामी हुआंग, क्या बात है? हुआंग यान ने यंग जी की ओर देखा और चुपके से किन बुई पर नजर डालते हुए कहा, तीसरे राजकुमार, गिरती तारा पर्वत श्रृंखला गायब हो गई है। घटनास्थल पर मिले निशानों को देखकर ऐसा लगता है मानो इसे किसी ने मिटा दिया हो। यह अधीनस्थ विशेष रूप से तीसरे राजकुमार को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आया था। हुआंग यान देरी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक शहर के स्वामी के रूप में शहर के पास की पर्वत श्रृंखला का गायब होना निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। अगर उसने समय पर इसकी सूचना नहीं दी होती तो उपरोक्त जांच के दौरान हुआंग यान निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। यंग जी ने कहा, मुझे इस मामले की पहले से ही जानकारी है, आपको आगे की कार्रवाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बोलने के बाद यंग जी ने हाथ हिलाया, जिसका मतलब था कि हुआंग यान को जाने दिया जाए। हुआंग यान ने झुककर कहा, धन्यवाद तीसरे राजकुमार, यह अधीनस्थ अब आपसे विदा लेता है। वहां से निकलने के बाद हुआंग यान के मन में केन बुई और यंग जी की छवि उभर आई और उसने मन ही मन सोचा, तीसरे राजकुमार को ऐसा विशेषज्ञ कहां से मिला? उसने तो पूरी फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला ही नष्ट कर दी। ये तो वाकई भयानक है। इस मामले की सूचना यथाशीघ्र प्रथम राजकुमार को दी जानी चाहिए, ताकि प्रथम राजकुमार तैयार हो सके। हुआंग यान के कल रात चले जाने के बाद उसे फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के गायब होने के बारे में पता चला। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए रात भर में फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला के खंडहरों की ओर कूच किया। लेकिन जब हुआंग यान वास्तव में फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा, तो वह वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। यंग जी और केन बुई किंगयांग शहर में ज्यादा देर तक नहीं रुके। इसी बीच यंग जी ने केन बुई को वांग परिवार के पास खींच लिया। वांग परिवार में संक्षिप्त मुलाकात के बाद वे जल्दी से वहां से चले गए। हालांकि वांग परिवार के वांग जोंग को केन बुई के साधना स्तर का ज्ञान था और उनकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। उसने केन बुई को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो, और अपनी सदमे भरी भावनाओं को शांत करने में उसे काफी समय लगा। वांग परिवार को छोड़ने के बाद दोनों उड़ते हुए शाही राजधानी की ओर चले गए। केन बुई की वर्तमान साधना क्षमता के साथ वो पूरी गति से 1 सेकंड में कई मील दूर तक पहुंच सकता था। फिर भी उन दोनों को शाही राजधानी तक उड़ान भरने में लगभग 2 घंटे लग गए। केन बुई थोड़ा हैरान थी, यंग जी इतनी जल्दी शाही राजधानी से गिरते तारे की पर्वत श्रृंखला तक कैसे पहुंच गया? केन बुई के मन में उठ रहे संदेह को भांपते हुए यंग जी ने पूछा, भाई केन, क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैं पहले फॉलिंग स्टार पर्वत श्रृंखला तक कैसे पहुंचा था? केन बुई ने अपने मन में चल रहे विचार को नकारा नहीं और कहा, हाँ। यंग जी ने समझाया, दूरसंपर्क सरणी का उपयोग करते हुए दूरसंचार सरणियां विभिन्न आकारों में आती हैं। बड़ी दूरसंचार सरणियां साधकों को तारों भरे आकाश को पार करके दूसरी दुनिया में पहुंचने में मदद कर सकती हैं। और कई अलग अलग प्रकार के छोटे टेलीपोर्टेशन एरे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो साधकों को वर्तमान दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक तुरंत पहुंचने की अनुमति देते हैं। मैंने जिस टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग किया है वह इसी प्रकार का है। केन बुई के मन में उठ रहे संदेह दूर हो गए। केन बुई टेलीपोर्टेशन से बिल्कुल अनजान नहीं थी। इस सिस्टम की मदद से वह कई बार इधर उधर टेलीपोर्ट कर चुका था। यहाँ तक कि ब्लू स्टार और तियानहुआंग क्षेत्र जैसी लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन का अनुभव भी केन बुई ने किया था। लेकिन केन बुई ने इससे पहले कभी भी टेलीपोर्टेशन एरे नहीं देखा था। यंग जी की व्याख्या सुनने के बाद केन बुई को साधकों की विधियों के बारे में एक नई समझ मिली। यंग जी ने आगे कहा, जब समय मिलेगा तो मैं भाई केन को टेलीपोर्टेशन एरे दिखाने ले जाऊंगी। यहाँ थे महान मिंग साम्राज्य की राजधानी नजर आने लगी। शाही नगरी आकाश और पृथ्वी के बीच स्थित थी, जो हजारों मील तक फैली हुई थी। शाही शहर की रक्षा कर रहे सैनिकों के चेहरों पर जानलेवा भाव थे। उनकी आंखें चील की तरह थीं, जो शहर से गुजर रही भीड़ को घूर रही थीं। शहर की दीवार की नीले पत्थर की ईंटें एक प्राचीन और उतार चढ़ाव भरे वातावरण को प्रकट करती हैं। यंग जी ने बगल से समझाया, यह मेरी महान मिंग साम्राज्य की राजधानी है, जिसकी स्थायी निवासी आबादी करोड़ों में है। क्या यह बहुत ही भव्य नहीं है? हाँ, जो भी पहली बार महान मिंग साम्राज्य की राजधानी को देखता है वह इससे दंग रह जाता है। केन बुई ने अपनी अचंभित निगाहें हटाई और मन ही मन सोचा, अगर महान मिंग साम्राज्य की राजधानी को ब्लू स्टार में स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल शायद एक देश के बराबर होगा। यंग जी, भाई केन, इसे बाद में देखने के लिए बहुत समय होगा। चलिए पहले मेरे महल चलते हैं। शाही शहर के बाहर कई साधक शाही शहर के पास एक निश्चित दूरी तक पहुंचने पर हवा से नीचे गिर गए और शहर में चले गए। केन बुई ने पूछा, क्या अब हम नीचे जा रहे हैं? यंग जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महान मिंग शाही राजधानी में उड़ने की अनुमति नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो विपत्ति क्षेत्र से नीचे हैं। भाई केन, मेरे पीछे आओ।